बेटा, जो पेपर मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो पेपर मेरे पास है, पेपर टू, मई जून 2024 वेरिएंट टू का बेटा पेपर मेरे पास है। और सवाल में क्या अब आपसे कहा जा रहा है, सवाल जरा पढ़ते हैं। फिगर 1.1 शोज टू ट्रॉलीज ऑन द फ्रंट ट्रॉली ए देयर इज अ वुडन रॉड। बेटा ये पिक्चर, बेटा सवाल लाजमी जरूर पूरा पढ़ा करें। सवाल में क्या कहा गया कि आपके पास एक ट्रॉली ए है, ट्रॉली ए के आगे जो है वो इस तरीके से एक वुडन रॉड लगी हुई है। अच्छा, वुडन रॉड बनाने के बाद आगे अब आपसे क्या कहा गया, द ट्रॉली बी इज इनिशियली एट रेस्ट, यानी ट्रॉली बी जो है वो इनिशियली रुकी हुई है, रेस्ट पे है। एस ट्रॉली ए मूव टूवर्ड्स द राइट, जैसे ट्रॉली ए जो है वो राइट पे आ रही है, द रॉड एंटर्स द मॉडलिंग क्ले, मतलब ये इससे अटैच हो गई। द ट्रॉली ए स्लोज डाउन एंड ट्रॉली बी स्टार्ट्स मूविंग, जब यानी ट्रॉली ए चलती हुई आई उससे अटैच हुई, ट्रॉली ए जो है यानी जो ए वाली है वो स्लो डाउन हो गई, जबकि बी वाली जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसने ट्रैवल करना शुरू कर दिया। इतनी लंबी चौड़ी कहानी करने के बाद अब उसने यहाँ से अब आपको बेटा एक स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है। स्पीड टाइम ग्राफ बेटा अब आपको आइडिया होना चाहिए स्पीड टाइम ग्राफ का। जरा ट्रॉली ए की स्पीड को देखिएगा बेटा, अगर ग्राफ समझ में आ गया ना तो सवाल भी आपको समझ में आ जाएगा। जरा ट्रॉली ए की स्पीड देखते हैं। देखिए ट्रॉली ए की स्पीड सेम है, स्पीड सेम है। देखिए ग्राफ ना ऊपर हो रहा है ना ग्राफ नीचे हो रहा है, बल्कि स्पीड जो है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई है। ट्रॉली ए के अंदर बेटा आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई है, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ट्रॉली ए की स्पीड सेम है। इस पॉइंट पे आके उसकी स्पीड कम होना शुरू हुई, और स्पीड कम होने के बाद बेटा यहाँ पे स्पीड जो है वो कांस्टेंट हो गई, यानी ये स्पीड दोनों की कंबाइन है, यानी ट्रॉली ए और ट्रॉली बी की कंबाइन है। अब आप मुझे बताएं बेटा, ट्रॉली ए की स्पीड जो है वो ऊपर वाले रीजन में नजर आ रही है, ट्रॉली बी की स्पीड जो है वो नीचे वाले रीजन में नजर आ रही है। इस तरीके से ये रही ट्रॉली बी की स्पीड बेटा। ट्रॉली बी की स्पीड आप देख रहे थे, ट्रॉली बी की स्पीड इस तरीके से ऊपर बढ़ रही थी, और दोनों कंबाइन होने के बाद फिर जो है वो एक साथ ट्रेवल कर रहे हैं। इतनी लंबी चौड़ी कहानी करने के बाद उसने अब आपसे क्या कहा कि स्टेट फिगर 1.2 shows that during the collision trolley B has uniform acceleration। मतलब उसने ये कहा है बेटा, पिक्चर को देख के बताइए, इस ग्राफ को देख के बताइए कैसे पता चल रहा है बेटा कि ट्रॉली बी की जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है। देखिए याद रखिएगा बेटा, एक बात अगर मैं आपको बताऊं, सिंपल सी बात है कि स्पीड टाइम ग्राफ हो, अगर स्पीड टाइम ग्राफ एक तरफ स्पीड हो एक तरफ टाइम हो, अगर इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बना हुआ है, यानी ग्राफ कर्व नहीं है, ग्राफ अगर आपने बेटा स्ट्रेट लाइन बनाया हुआ है, इसका मतलब वो ग्राफ जो है वो शो करता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो अगर ये कर्व होता ना बेटा, तो कर्व का मतलब होता फिर वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। लेकिन अगर वो ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन बना हुआ है, इस तरीके से ग्राफ आपका इस तरीके से अगर स्ट्रेट लाइन बना हुआ है, तो इसका मतलब वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो पता नहीं अब आपको सवाल समझ में आया नहीं आया बेटा। सवाल में मैंने आपसे कहा कि हाउ फिगर 1.21 shows that during the collision ट्रॉली बी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो आप बोलेंगे सर ट्रॉली बी की जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म इसलिए है क्योंकि वहां पे जो लाइन बनी हुई है बेटा स्ट्रेट लाइन बनी हुई है। तो आप सिंपल आंसर लिखेंगे स्ट्रेट लाइन। एक इतना सा स्टेटमेंट आपको लिखनी है और आपको पूरे नंबर देगा, स्ट्रेट लाइन करके लिख देंगे, और आपका सवाल जो है वो यहाँ पे इसका पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। आई होप ये पहला वाला पार्ट तो अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। आगे अब आपसे कहा गया बेटा सवाल में, डिस्क्राइब हाउ द ग्राफ इन फिगर 1.2 shows that the magnitude size of the acceleration of trolley B is larger than the magnitude of deceleration of trolley A। देखो एक बात पे गौर करना बेटा, प्लीज इस बात को समझना कि ट्रॉली ए की स्पीड जो है वो देखो नीचे ग्राफ नीचे आ रहा है, ट्रॉली ए की स्पीड कम हो रही है। बेटा ट्रॉली ए की स्पीड अगर कम हो रही है ना बेटा, तो इसका मतलब ये एक्सेलरेशन नहीं है बल्कि ये है डीसेलेरेशन। देखो बेटा डीसेलेरेशन का मतलब होता है स्पीड का क्या होना, कम होना। जबकि ट्रॉली बी को अगर आप देखोगे तो ट्रॉली बी जो है वो ऊपर जा रहा है, देखो इसकी स्पीड ग्राफ ऊपर हो रहा है ना ट्रॉली बी की, तो ट्रॉली बी के ग्राफ ऊपर जाने का मतलब ये है बेटा कि इसकी डीसेलेरेशन नहीं है बल्कि इसकी क्या है, एक्सेलरेशन है। तो पहले तो ये बात मैंने अब आपको समझाने की कोशिश करी कि इसमें से कौन सा वाला डीसेलेरेशन है और कौन सा वाला इसमें से एक्सेलरेशन है। अच्छा एक और बात पे गौर कीजिएगा, एक और बात पे गौर कीजिए बेटा कि कौन से वाले ग्राफ में चेंज ज्यादा आया है। देखो ट्रॉली बी वाला जो है ना वो यहाँ से, यानी इस पॉइंट से 0.7 होगा, 0.7 से कम होते होते 0.7 से कम होते होते बेटा वो 0.4 पे पहुंचा। ये देखो 0.7 से कम होके 0.4 पे पहुंचा है। तो कितना चेंज आया होगा, बात समझना बेटा मेरी। मैं आपसे दोबारा पूछ रहा हूँ, चलो मैं दोबारा बोल रहा हूँ बेटा प्लीज देखना। मैं आपसे कह रहा था बेटा कि ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट था आपके पास इस तरीके से 0.7, ये 0.7 से कम होके बेटा 0 पॉइंट कहाँ पर आ गया, 4, यानी 0.3 का चेंज आया। जबकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जीरो से स्टार्ट हुआ है, देखो ना यहाँ से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये जीरो से स्टार्ट हुआ है बेटा। तो जीरो से स्टार्ट होके मुझे बताओ ये 0.4 तक आ रहा है, तो जीरो से 0.4 तक चेंज कितने का आया है, 0.4 का चेंज आया है।
तो कौन से वाले में ज्यादा चेंज आया है? ट्रॉली ए वाले में ज्यादा चेंज आया है या ट्रॉली बी वाले में ज्यादा चेंज आया है? तो आप बोलेंगे सर ट्रॉली बी वाले में चेंज ज्यादा आया है। अगर ट्रॉली बी वाले में ज्यादा चेंज आया है तो आप इसमें सिंपल आंसर क्या लिखेंगे? उसने यही तो कहा था कि शो डैट, साबित करके दिखाइए, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ट्रॉली बी, यानी बी का एक्सेलरेशन जो है वो ज्यादा है ट्रॉली ए से। तो क्या आंसर लिखेंगे आप? सिंपल आंसर क्या लिखेंगे कि भाई ट्रॉली बी, ट्रॉली बी हैज लार्जर चेंज इन स्पीड, यानी ट्रॉली बी की स्पीड में ज्यादा चेंज आ रहा है। लार्जर चेंज इन स्पीड, यानी ट्रॉली बी के अंदर जो है वो स्पीड के अंदर जो चेंज है वो ज्यादा है। तो ये अब आपने आंसर लिखे, तो दो आंसर आपने लिखे बेटा। मैंने लंबी तो आपसे करी समझाने के लिए, लेकिन दो सिंपल सिंपल से आंसर आपने लिखे। ये वाला सवाल बेटा अब आपको दिया हुआ है कि कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रॉली बी व्हेन टाइम टी इज इक्वल टू 40 सेकेंड्स। यानी टाइम टी इज इक्वल टू 4, टाइम की वैल्यू आपको दे रहा है कि टाइम आपके पास है 0.40 सेकेंड, और आपसे सवाल में फरमाइश कर रहा है कि भाई मुझे जो क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। याद है एक्सेलरेशन निकालने के आपने शायद कभी फॉर्मूले पढ़े हो बेटा। एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला तो ये होता है डेल्टा वी ओवर टी, यानी वेलोसिटी ओवर टाइम। जबकि एक्सेलरेशन का दूसरा फॉर्मूला आपके पास होता है वी माइनस यू अपॉन टी। अब इसमें से भी यू और वी क्या कहलाता है बेटा? आपको याद होगा, यू इज द इनिशियल वेलोसिटी, यू इसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है बेटा, यानी जो पहले वाली वेलोसिटी होती है। जबकि जो v का नाम लिखा हुआ है बेटा, दिस v इज कॉल्ड एज फाइनल वेलोसिटी, यानी जो v नाम लिखा हुआ है, ये v इसकी जो है वो फाइनल वेलोसिटी कहलाती है। अब सवाल ये है बेटा, आपसे एक्सेलरेशन मांग रहा था ट्रॉली बी की। तो देखो एक्सेलरेशन निकालने के लिए बेटा आपको ये जो ग्राफ दिया हुआ है ना, इस ग्राफ का ग्रेडियंट निकालना है। ग्रेडियंट निकालने का मतलब ये है कि इस ग्राफ को कंसीडर करते हैं। देखो ग्राफ, थोड़ा सा मैं इसको सही करूं, ये रहा। इस ग्राफ में मैंने ये वाला लेट सपोज पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, ये वाला पॉइंट सेलेक्ट किया हुआ है। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे इस पॉइंट पे बेटा, जो नीचे वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, और ये ऊपर वाले पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, ये अब आपका समझने के लिए बहुत जरूरी है। मैंने एक्स्ट्रा चीजें थोड़ी सी इरेज कर दी, ग्राफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, ये देखिएगा। देखो ग्राफ, मैंने आपसे कहा बेटा ग्राफ जो है वो इस पॉइंट तक पहुंचा है, ये वाले पॉइंट तक। इस पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी है बेटा, इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0.2 है, तो ये हो जाएगी इसकी फाइनल। इस पॉइंट पे वेलोसिटी ये इनिशियल है, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी कितनी, 0 हो जाएगी। जबकि इस पहले वाले पॉइंट से दूसरे वाले पॉइंट तक जाने में जो इसको टाइम लगा था बेटा, जो पहले वाले पॉइंट से दूसरे वाले पॉइंट तक जाने में जो टाइम लगा, ये टाइम पे अगर आप गौर करोगे बेटा, तो 0.3 से टाइम लगा है 0.4 तक, ये इसका टाइम है। तो टाइम इसका लग रहा होगा कितना सेकंड, 0.1 सेकंड। तो इस ग्राफ में कोई से भी दो पॉइंट आपको सेलेक्ट करने हैं बेटा, आप अपनी मर्जी के कोई से भी दो पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने एक पॉइंट जो है वो 0 कंसीडर किया है, एक 0.2 कंसीडर किया है। अब आप इसमें वैल्यू पुट करवा दो बेटा, ये देखो ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। बेटा वी आपके पास जो मैंने बताया ना, वी मैंने अभी भी आपको क्या बताया, फाइनल 0.2 बताया। इनिशियल मैंने 0 कंसीडर किया था, तो ये देखिए 0.2 - 0, जबकि टाइम आपको दिया हुआ है 0.1। कैलकुलेटर से इसको डिवाइड करके देख लो तो आपके एक्सीलरेशन का आंसर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और दिस वुड बी योर आंसर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सिंपल आपका जो है आंसर आ जाएगा। यूनिट ऑलरेडी लिखा हुआ है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मुझे यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये इस तरीके से इसके एक्सेलरेशन निकालने का तरीका था। आई होप ये बेटा अब आपको एक्सेलरेशन भी निकालने आ गई। तो फर्स्ट पार्ट मैंने करवाया, सेकंड पार्ट करवाया, थर्ड पार्ट करवाया, फोर्थ पार्ट जरा देखते हैं क्या बोल रहा है। The mass of the trolley A is 0.80 kg. The mass of the trolley B is 0.60 kg. Show that momentum in the collision is conserved. आपका वो आपसे कह रहा है बेटा, सवाल बनाने वाला फरमाइश कर रहा है कि शो यानी प्रूव करके दिखाइए कि इसका जो मोमेंटम है, मोमेंटम जो है वो सेम आ रहा है। अब आप मुझे बताइए बेटा, इनिशियली कौन कौन मूव कर रहा था? आप बोलेंगे सर ट्रॉली भी तो इनिशियली मूव ही नहीं कर रही थी। सिर्फ मूव कर रही थी कौन? ट्रॉली ए मूव कर रही थी। बताएं, मोमेंटम का नाम तो सुना होगा ना, मोमेंटम का फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है? तो आप बोलेंगे यस सर मोमेंटम का फॉर्मूला हमने सुना है। याद आ रहा है मोमेंटम का फॉर्मूला, पी इज इक्वल टू एम वी। बेटा एम होता था मास, वी होती थी वेलोसिटी। आप मुझे बताइए मोमेंटम, ट्रॉली ए का मास आपको कितना दे रहा है? तो आप बोलेंगे सर ट्रॉली ए का मास दे रहा है 0.80। तो मास मैंने लिख दिया 0.80। मुझे बताइए बेटा ट्रॉली ए की वेलोसिटी कितनी है? ट्रॉली ए की वेलोसिटी अगर आप सवाल में ढूंढेंगे, सवाल में देखिए ट्रॉली ए की स्पीड, ये देखिए
ट्रॉली ए की स्पीड कितनी दे रहा है बेटा, प्लीज देख के बताओ ना मुझे। तो आप बोलोगे सर ट्रॉली ए की स्पीड यहाँ पे लिखी हुई है, क्लियरली ग्राफ में नजर आ रही है, ये 0.7 है, आपके सामने बनी हुई है 0.7। तो ट्रॉली ए की स्पीड मैंने लिखी है आपके सामने इस तरीके से 0.7। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, कैलकुलेटर मेरे पास मौजूद है। 0.8 और 0.7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.56 न्यूटन सेकेंड। ये मोमेंटम हो गया मेरे पास किसका, ट्रॉली का, बिफोर कॉलिजन यानी टकराने से पहले है। तो ये इसका इनिशियल मोमेंटम कहलाएगा, इनिशियल मोमेंटम हो गया। अच्छा मुझे बताइए कि उसने कहा होता है ना, शो डेटा मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन द कॉलिजन। तो कॉलिजन मतलब टकराना, तो कंजर्व होने का मतलब जितना मोमेंटम टकराने से पहले उतना मोमेंटम टकराने के बाद। एक बात तो बताओ बेटा, टकराने के बाद हुआ क्या था, सवाल के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि ये वुडन रॉड जाके इस किले से अटैच हो गई थी। अब अगर ये वुडन रॉड जाके किले से अटैच हो गई तो दोनों अलग अलग मूव करेंगे या एक साथ मूव करेंगे। तो आप बोलेंगे अरे सर कॉमन सेंस की बात है, जब ये इससे वुडन रॉड जो है वो इस किले से अटैच हो जाएगी तो दोनों एक साथ मूव करेंगे। जब दोनों एक साथ मूव करेंगे बेटा तो अब मोमेंटम के फॉर्मूले में सिर्फ एम नहीं आएगा, बल्कि दोनों मासेस को आपस में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्यों ऐड किया, अभी तो समझाया बेटा कि जब कॉलिजन होगा, जब टकराएंगे तो दोनों कंबाइन हो जाएंगे। अब बताइए दोनों के मासेस कितने हैं? तो आप बोलेंगे सर M1 हमें दे रहा है 0.8, ट्रॉली ए का मास, ट्रॉली बी का मास दे रहा है 0.6, दोनों को प्लस करेंगे। अच्छा प्लस करने के बाद बेटा अब आपका काम है वेलोसिटी को ढूंढना, जरा वेलोसिटी को ढूंढते हैं। वेलोसिटी बेटा अब आपको दे रहा था, वेलोसिटी ये देखिए, ट्रॉली ए और बी की कंबाइंड वेलोसिटी जरा देख के बताइए, ट्रॉली ए बी की कंबाइंड वेलोसिटी। ये देखो ग्राफ लाइन बनी है जहाँ मेरे कर्सर नजर आ रहा है, ये वाली लाइन, इस लाइन पे अगर आप देखोगे तो ये वेलोसिटी आ रही है कितनी, 0.4 आ रही है। तो ये इसकी कंबाइंड वेलोसिटी हो गई बेटा, और इस कंबाइंड वेलोसिटी को आपने कहा सर ये 0.4 है। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, पहले इन दोनों को प्लस कीजिए, 0.8 और 0.6 को प्लस करके चेक कीजिए बेटा, तो 1.4 आ जाएगा। और इस 1.4 को अगर आप 0.4 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो इसका आंसर भी सेम यही आएगा, 0.56 न्यूटन सेकेंड। ये इसका मोमेंटम हो गया। अच्छा ये जो मोमेंटम होगा बेटा, ये इसका मोमेंटम इनिशियल नहीं होगा, बल्कि ये इसका मोमेंटम जो है वो क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। तो इसका फाइनल मोमेंटम कहलाएगा, दिस इज द फाइनल मोमेंटम। दोनों मोमेंटम जो है वो इक्वल आएंगे। अच्छा अब इसी सवाल में बेटा थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ेंगे, सवाल में देखते हैं जरा। आपसे आगे कहा गया बेटा इसके पार्ट सी में, पार्ट सी में आपसे कह रहा है बेटा, इन अनदर कोलिजन बिटवीन द सेम ट्रॉलीज द रॉड एंड द मॉडलिंग क्ले आर नॉट प्रेजेंट, द ट्रॉली ए हिट्स द ट्रॉली बी विद द सेम इनिशियल स्पीड, एक्सप्लेन व्हाई द फोर्स बिटवीन द ट्रॉली इज लार्जर इन दिस कोलिजन। मतलब अब आप मुझे बताइए कि भाई सिंपल सा सवाल है कि उसने ये कहा आपसे कि अगर ये मॉडलिंग क्ले नहीं होती, अगर ये मॉडलिंग क्ले नहीं होती, क्ले नहीं लगी हुई होती आगे, तो ये रॉड जब जाके इससे हिट करती तो क्या होता। वो ये कहना अब आपसे चाह रहा है कि क्ले अगर नहीं लगी हुई होती तो वुडन रॉड अगर हिट करती तो क्या होता। अब इसका आंसर क्या लिखना चाहिए, तो आप बोलेंगे सर इसका आंसर ये होगा कि आपकी ट्रॉली जो है वो ज्यादा, मतलब ट्रॉली बी जो है वो ज्यादा तेजी से मूव करती, या सरफेसेस जो है वो हार्ड होती, तो इसका मतलब जो है वो फोर्स ज्यादा लगती, ग्रेटर अमाउंट ऑफ फोर्स उस पर एक्सर्ट होती। तो अब इस पे आंसर में क्या लिखेंगे कि वाई द फोर्स इज लार्जर, फोर्स लार्जर क्यों है। तो आप बोलेंगे सर बिकॉज सरफेसेस आर हार्ड, सरफेसेस आर हार्ड दैट कॉजेज द इंक्रीज इन एक्सेलरेशन एंड फोर्स। बेटा अब ये बात मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, आई होप मेरी बात ये समझ में आ गई होगी कि भाई मैंने आपसे कहा कि भाई अगर वो क्ले नहीं लगी होती तो क्या होता। कॉमन सेंस की बात है बेटा, बॉल अगर वो ट्रॉली अगर जाके जोर से हिट होती तो सरफेसेस हार्ड होती हैं, अब सरफेसेस हार्ड होती हैं तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होती है और वो फोर्स भी ज़्यादा उसके ऊपर अप्लाई होती। तो इस बात को बेटा अब आपको डिफाइन करना था, तो ये पहला क्वेश्चन अब आपने सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व करने के बाद बेटा क्वेश्चन नंबर टू के ऊपर आएंगे। क्वेश्चन नंबर टू में अब आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। फिगर 2.1 shows a small swimming pool containing water। एक स्विमिंग पूल बना हुआ है, इसमें डायमेंशन दी हुई है। अच्छा आगे अब आपसे कह रहा है बेटा, द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द पूल इज 0.80 मीटर। द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द पूल इज 0.80 मीटर, यानी ये अब आपको बोल रहा है कि भाई इसकी गहराई यानी डेप्थ,
डेप्थ आपको बता रहा है इसकी कितनी, 0.80 मीटर, ये इसकी डेप्थ है। मैंने इसकी डेप्थ लिख के दिखा दी, 0.80 मीटर। आगे अब आपसे कह रहा है डेंसिटी ऑफ द वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अरे भाई याद है डेंसिटी का सिंबल ये होता है, दिस इज द सिंबल ऑफ डेंसिटी। आगे अब आपसे कह रहा है बेटा, शो डेट द मास ऑफ द पूल इज अप्रोक्सीमेटली 6700 kg, यानी हमें शो करना है कि इसका मास इतना आएगा। मास गिवन नहीं कर रहा बेटा, क्लियरली वो आपसे कह रहा है शो डेट। शो डेट का मतलब होता है साबित करके दिखाइए। द मास ऑफ द वाटर इन द पूल इज अप्रोक्सीमेटली 6700 kg। बेटा सवाल है तो ये बहुत छोटी क्लासेस का, 9 क्लास में आपने इस तरह का फॉर्मूला वगैरह पढ़े होंगे जो मैं आपको यहाँ पे रिकॉल कर रहा हूँ, क्योंकि उसने अब आपको डेंसिटी गिवन करी है बेटा। तो डेंसिटी का फॉर्मूला आपने यकीनी तौर पे सुना हुआ होगा बेटा, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। यार एक बात बताओ, ये जो पानी यहाँ पे मौजूद है, ये शेप कौन सी है? क्या ये ट्रायंगुलर है या रेक्टेंगुलर है या क्यूब है या क्यूबॉइड, इस तरह की शेप है? तो आप बोलेंगे सर ये तो क्यूबॉइड की तरह है। और क्यूबॉइड का वॉल्यूम अगर हम निकालना चाहें तो इसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या ये नहीं होता, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट? आप बोलेंगे हाँ सर होता तो यही है, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों आते हैं। अब अगर लेंथ ब्रेथ और हाइट आते हैं बेटा, तो तीनों को अब आपको मल्टीप्लाई करना होगा। जरा देखिएगा, लेंथ की जगह पे आ जाएगा 4, यानी आपने तीनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करना ही, देखिएगा। लेंथ की जगह 4, ब्रेथ की जगह 2.1, और हाइट आपको दे रहा था कितनी, 0.8। कैलकुलेटर बेटा मेरे पास मौजूद है, कैलकुलेटर से मैं मल्टीप्लाई करूंगा। ये देखिएगा, 4 × 2.1 मल्टीप्लाई बाय 0.8, तीनों को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो इसका वॉल्यूम मेरे पास आ रहा है बेटा 6.72 मीटर क्यूब। आपने पहले वॉल्यूम निकाल लिया। अब वॉल्यूम निकालने के बाद अब आप मुझे बताओ बेटा, इसमें से अब आपको क्या क्या पता है? आपको डेंसिटी पता है, आपको वॉल्यूम पता है, आप मास निकाल सकते हैं। बताइए ना इसमें से डेंसिटी कितनी है? तो आप बोलेंगे सर डेंसिटी है 1000, मास मुझे चाहिए, वॉल्यूम मैंने निकाल लिया है 6.72। इसको ऊपर लाके मल्टीप्लाई कर देंगे। बेटा जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा जरा आंसर से मैच कीजिएगा, आंसर कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 6.72 इज इक्वल टू m। दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, 6.72 मल्टीप्लाई बाय 1000, और आंसर आ रहा है मेरे पास 6720 kg। तो सवाल में देखो यही तो कहा था कि शो डेट, साबित करके दिखाइए कि मास अप्रोक्सीमेटली इतना होगा, और आपका मास जो है वो उतना ही आया है। तो सवाल को इस तरीके से बेटा अब आपको प्रूफ करना था। आई होप सवाल का पार्ट ए का फर्स्ट पार्ट जो है वो आपको क्लियर होगा। आगे बेटा अब आपसे कह रहा है डिफाइन प्रेशर, प्रेशर बताइए। तो प्रेशर की डेफिनेशन, प्रेशर का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, प्रेशर पी इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। एफ बेटा फोर्स है और ए जो है वो एरिया है। तो इसको अब आप ऐसे लिखेंगे कि प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। सिंपल ये डेफिनेशन लिखेंगे, पूरा एक नंबर आपको मिलेगा, द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। आगे अब आपसे कहा जा रहा है बेटा कैलकुलेट द प्रेशर ऑन द बेस ऑफ द पूल ड्यू टू द वाटर। बेटा वाटर जो है वो लिक्विड है, और लिक्विड के लिए प्रेशर का फॉर्मूला ये वाला इस्तेमाल करते हैं। प्रेशर के दो मेन फॉर्मूले बेटा, एक फॉर्मूला ये रहा रॉ जी एच, इसके अलावा प्रेशर के आमतौर पर बेटा पास पेपर में कोई फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं होता। प्रेशर का फॉर्मूला मैंने आपको लिख के दिखा दिया, पी इज इक्वल टू रॉ जी एच, दिस इज द सेकंड फॉर्मूला ऑफ द प्रेशर। अब आप मुझे बताइए बेटा, प्रेशर का फॉर्मूला रॉ जी एच है, रॉ इज द डेंसिटी, बताइए डेंसिटी कितनी है? तो आप बोलेंगे सर डेंसिटी दी तो है, अरे सर डेंसिटी 1000 दी हुई, आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं, ये रही डेंसिटी मेरे पास 1000। तो डेंसिटी की जगह पे 1000 आ जाएगा। ग्रेविटी, भाई ग्रेविटी भी नहीं याद क्या? ग्रेविटी की वैल्यू तो 9.8 होती है, और एच बोलते हैं हाइट को। अरे यार हाइट बताओ ना कितनी है मेरे पास? तो आप बोलेंगे सर हाइट ये नहीं ना, हाइट आपको दे रहा था, कितनी दे रहा था हाइट, 0.80 दे रहा था। तो हाइट की जगह पे मेरे पास आ जाएगा कौन, 0.80। कैलकुलेटर बेटा अगर है आपके पास तो जरा चेक कीजिएगा आंसर। 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 0.8, तो आंसर आ रहा है प्रेशर का मेरे पास 7840। ये मेरे पास जो है वो आंसर आ रहा है, मैंने आपके सामने लिखा 7840। और इसका यूनिट हो जाएगा मेरे पास पी ए, पी ए बोलते हैं किसको, पास्कल को। तो ये मेरा आंसर आ गया 7840 पास्कल। आई होप ये इसका सेकंड पार्ट भी क्लियर होगा। प्रेशर की डेफिनेशन देखी, प्रेशर कर निकालने का तरीका देखा। आगे अब आपसे क्या कह रहा है बेटा, ये वाला सवाल भी अब जरा समझना पड़ेगा। सवाल देखते हैं, सवाल में क्या कहा गया। सवाल में आपसे कह रहा है बेटा, द वाटर इन द पूल इज इनिशियली एट अ रूम टेम्परेचर ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस।
यानी आपसे कहा गया कि भाई वाटर जो पूल में टेम्परेचर है, द वाटर इन द पूल इज इनिशियली एट अ टेम्परेचर ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस, यानी इनिशियल टेम्परेचर दे रहा है आपको, राइट। आगे अब आपसे कह रहा है बेटा, द टेम्परेचर राइजेस व्हेन 5.1 10 की पावर 8 जूल्स ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू द वाटर। आपने एनर्जी को वाटर जो है वो ट्रांसफर करा है। बेटा एनर्जी का मतलब है, यहाँ पे एनर्जी को आमतौर पे जो है वो डेल्टा क्यू से लिखा जाता है। क्योंकि जब ये स्पेसिफिक हीट का सवाल आता है ना, स्पेसिफिक हीट में तो याद रखिएगा बेटा, स्पेसिफिक हीट में आमतौर पे बेटा जब आप लिखते हैं तो इसको हीट यानी एनर्जी को डेल्टा क्यू की टर्म से लिखा जाता है। तो ये एनर्जी को लिखने का तरीका है, तो मैंने एनर्जी लिख के दिखा दी। आगे अब आपसे कह रहा है बेटा, द स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर इज 4200, यानी सी की वैल्यू अब आपको दे रहा है। याद है ना, स्पेसिफिक हीट को बेटा सी से लिखते हैं। और आपसे कह रहा है कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द वाटर। फाइनल टेम्परेचर का मतलब है टी एफ, फाइनल टेम्परेचर निकाल के दिखाइए। बेटा लिटरली बेटा 3 नंबर का सवाल है, फ्री में नंबर मिलेंगे अगर आपको ये सवाल करना आता है। जरा सवाल करने का तरीका देखिएगा। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है बेटा सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द स्पेसिफिक हीट। जरा फॉर्मूले पे गौर कीजिएगा बेटा, स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला मैंने आपको लिख के दिखाया है, सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। बताइए सी की जगह पे क्या आएगा, तो आप बोलेंगे सर सी की जगह पे आएगा 4200। 4200 सी की जगह पे आपने रख दिया, ये रहा उसकी वैल्यू। बेटा डेल्टा क्यू आपको कितना दे रहा है, तो आप बोलेंगे सर डेल्टा क्यू दे रहा है 5.1 10 की पावर 8। नीचे मास, बेटा मास तो आपने निकाला था ना पूल में, वाटर का मास ये रहा 6720 मास आपको दिया हुआ था। तो मास की जगह पे आ जाएगा 6720 मल्टीप्लाई बाय, और डेल्टा टी मैं यहाँ से फाइंड आउट कर लूंगा। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है बेटा, डेल्टा टी को कान पकड़ के ऊपर लाएंगे और 4200 को नीचे लेकर आएंगे। तो बेटा अब इन वैल्यूज को जरा रीअरेंज करते हैं, रीअरेंज करके फाइंड आउट करेंगे। देखिएगा डेल्टा टी इज इक्वल टू, ऊपर आ जाएगा मेरे पास 5.1 10 की पावर 8 ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा मेरे पास बेटा 6720 मल्टीप्लाई बाय 4200। बेटा आप कैलकुलेटर से इन वैल्यूज को जरा सॉल्व करना पड़ेगा। सिंपल सा बच्चों वाला काम है बेटा, ओ लेवल के स्टूडेंट हैं, पेपर देने वाले हैं, और ये कैलकुलेशन अगर नहीं आती तो अफसोस होगा। ये देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 6720 मल्टीप्लाई बाय 4200, तो मेरे पास जो डेल्टा टी का आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है 18 डिग्री सेल्सियस। ये चेंज इन टेम्परेचर का आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके चेक कर ले बेटा, ऑलमोस्ट यही आंसर आएगा, 18.069 आ रहा है, तो फिर इसको आप जो है वो राउंड ऑफ करके 18 ही लिखेंगे। लेकिन सवाल बेटा अभी कंप्लीट नहीं हुआ, सवाल में एक मसला है अभी। आपसे कहा था कि फाइनल टेम्परेचर बताइए, सवाल अभी आधा सॉल्व हुआ है, मतलब आधे से ज्यादा ही सॉल्व हो गया, अब एंड इसका निकालना है। जरा देखते हैं। उसने आपको इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ था, इनिशियल टेम्परेचर कितना था 10। टेम्परेचर में चेंज कितने का आया, 18 का आया। तो फाइनल कितना हो जाएगा। भाई आपके पास पहले से 10 रुपए हैं, 10 रुपए आपकी जेब में रखे हुए थे, आपके पास 18 रुपए का चेंज आया, तो बाद में कितने हो जाएंगे, तो आप बोलेंगे सर इसके लिए तो हमें प्लस करना पड़ेगा। तो अब सिंपल सा बट आंसर होगा, फाइनल टेम्परेचर निकालने के लिए इनिशियल 10 था, आपने 18 उसमें प्लस कर दिया, तो फाइनल टेम्परेचर मेरे पास हो जाएगा कितना, 28 डिग्री सेल्सियस। तो ये अब आपका जो है वो उसमें आंसर हो जाएगा 28 डिग्री सेल्सियस। ये इस पार्ट का आंसर हो गया। तो आई होप बेटा ये इसका सवाल का फोर्थ पार्ट बेटा अब आपको क्लियर होगा। अगले सवाल को अब आगे बढ़ाते हैं। इसका बी वन अब आपको दिया हुआ है बेटा। बी वन में अब आपसे क्या कह रहा है, बी वन जरा पढ़ते हैं, बी वन सवाल पढ़िए क्या लिखा है। सवाल में अब आपसे कह रहा है बेटा कि एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स हाउ एवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम कि हाउ एवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। आपने अक्सर देखा होगा बेटा, कभी अगर आप स्विमिंग करके बाहर निकलते हैं या समंदर से बाहर आते हैं तो थोड़ी देर में आपको सर्दी लगने लगती है। वो सर्दी क्यों लगती है बेटा, जब तक पानी में होते हैं जब तक सर्दी नहीं लग रही होती, लेकिन जब आप पानी से निकल के बाहर आते हैं तो आपको सर्दी लगती है। इसका रीजन क्या है, वो रीजन देखिएगा। होता क्या बेटा, आपकी स्किन के ऊपर लेट सपोज ये अगर आपकी स्किन है, इस स्किन के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स में से कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो हाई एनर्जी होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो लो एनर्जी होते हैं। बात को गौर से सुनिएगा, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ। लेट सपोज ये ब्लैक वाले जो हैं ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है। होगा क्या बेटा, जो ब्लैक वाले मॉलिक्यूल होंगे ना, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल, ये सरफेस पे से चले जाएंगे। यानी ये जो ब्लैक वाले मॉलिक्यूल हैं बेटा, मैं आपके सामने बना के दिखाऊं इस तरीके से, ये ब्लैक वाले मॉलिक्यूल यहाँ से चले गए, इवेपोरेट हो गए। तो कौन से बचेंगे, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल अगर चले गए तो बचेंगे कौन से, आप बोलेंगे सर बचेंगे लो एनर्जी मॉलिक्यूल। और जब बचेंगे ही लो एनर्जी मॉलिक्यूल, जब उनकी एनर्जी ही कम है,
तो इसका मतलब वो आपको कूलिंग इफेक्ट यानी आपको ठंडक महसूस होगी, इसलिए आपको जो है वो सर्दी लगती है। इसमें लिखा हुआ भी है कि हाउ इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। अब देखिए आंसर लिखने का तरीका देखिएगा। द हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स, द हाई एनर्जी molecules escape from the surface, escape from the surface, leaving behind a, leaving behind a लो एनर्जी मॉलिक्यूल। यानी आपकी सरफेस पे जो है वो सिर्फ लो एनर्जी मॉलिक्यूल बचेंगे, और जब लो एनर्जी मॉलिक्यूल बचेंगे तो इसकी वजह से आपको जो है वो कूलिंग इफेक्ट महसूस होगा। लिविंग बिहाइंड द लो एनर्जी मॉलिक्यूल। सो सिंपल ये आंसर लिखना है बेटा, और आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे इस सवाल के। लास्ट वाले पार्ट में अब आपसे कह रहे हैं बेटा, स्टेट टू चेंजेस टू द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इससे टू फैक्टर टू द एनवायरमेंटल फैक्टर दैट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन कैसे इंक्रीज होती है बेटा? इवेपोरेशन यानी कभी देखे कपड़े कपड़े कब जल्दी सूखते हैं? गर्मियों में जल्दी सूखते हैं या सर्दियों में? तो आप बोलेंगे सर गर्मियों में जल्दी सूखते हैं, इसका मतलब उसका टेम्परेचर गर्मियों में ज्यादा होता है ना। तो अगर आप हाई टेम्परेचर यूज करेंगे तो इवेपोरेशन का रेट भी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो अब आप आंसर लिखेंगे, क्या आपका इवेपोरेशन का रेट कैसे होगा? तो आप पहला पॉइंट लिखेंगे बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। इवेपोरेशन ज़्यादा हो तो इवेपोरेशन ज़्यादा के लिए आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। और दूसरा पॉइंट इसमें हो जाएगा बेटा कि सरफेस एरिया वाला आप लिख नहीं सकते। सरफेस एरिया वाला तो उसमें ऑलरेडी जो है उसमें हाईलाइट किया हुआ है कि सरफेस एरिया से फर्क पड़ता है। टेम्परेचर के अलावा क्या होगा इवेपोरेशन का पॉइंट? तो बेटा अगला पॉइंट, अगर हवा चल रही हो बाय इंक्रीजिंग विंड स्पीड। अक्सर होता है ना घर में कभी पोछा लगता है, मोप होता है, तो आप जो है वो फैन ऑन कर देते हैं, इसका मतलब बाय इंक्रीजिंग द विंड स्पीड। यानी अगर आप विंड स्पीड बढ़ाएंगे, कपड़े सुखाने होते हैं घर में तो पंखा चला देते हैं, बाहर अगर बारिश हो रही हो घर में पंखा चला देते हैं अगर कपड़े सुखाने के लिए, तो इसका मतलब विंड स्पीड बढ़ाने से भी इवेपोरेशन के रेट पे फर्क पड़ता है। तो ये अब आपने बेटा क्वेश्चन नंबर 2 इसका कंप्लीट किया इस पेपर का। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया बेटा कि फिगर 3.1 शोज अ सोलर पावर्ड चार्ज कनेक्टेड टू अ सेल फोन, मोबाइल फोन। मतलब एक सोलर पैनल है, सोलर पैनल की तरह सोलर पावर चार्जर है, और उससे मोबाइल फोन जो है वो आपका चार्ज हो रहा है। अब आपसे कहा गया बेटा द बैटरी इनसाइड द सेल फोन, जैसे कि वही बात आपसे कह रहा है कि द बैटरी इनसाइड द सेल फोन इज चार्ज बाय द सोलर पावर चार्जर। कंप्लीट द फिगर 3.1 टू शो द यूजफुल ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी फ्रॉम सन टू द बैटरी। मुझे बताइए सन में कौन सी एनर्जी होती है? तो आप बोलेंगे सर सन के पास जो है वो केमिकल एनर्जी है या न्यूक्लियर एनर्जी है या कौन सी है? तो अब आप सिंपल लिखेंगे कि भाई सन के पास जो एनर्जी है वो न्यूक्लियर एनर्जी है, क्योंकि वहां पे न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं ना, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये आपने न्यूक्लियर का वर्ड लिखना है। जबकि उसने आगे कहा हुआ बेटा एनर्जी इन द बैटरी, बैटरी में कौन सी एनर्जी होती है? तो ना बैटरी में पोटेंशियल होती है ना बैटरी में काइनेटिक होती है, बल्कि बैटरी में कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी होती है। तो इसका मतलब बिल्कुल बेटा इसका आंसर जो है वो केमिकल एनर्जी हो जाएगा। यानी केमिकल एनर्जी इन द बैटरी। और केमिकल एनर्जी फिर बैटरी का काम होता है बेटा, जब आप मोबाइल यूज करते हैं तो बैटरी का काम ये होता है कि बैटरी उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। बैटरी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं होती, बैटरी में केमिकल एनर्जी होती है। लेकिन जब आप मोबाइल यूज कर रहे होते हैं बेटा, तो वो बैटरी उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही होती है। अब आप मुझे बताइए ये क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन व्हाई द बैटरी टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू चार्ज ऑन अ क्लाउडी डे। यानी क्लाउडी डे पे आपकी बैटरी को ज्यादा टाइम क्यों लगेगा चार्ज होने में? तो आप बोलेंगे सर कॉमन सेंस की बात है, इसको चलने के लिए लाइट चाहिए। अब जब क्लाउडी डे है, सूरज ही नहीं होगा, क्लाउड है स्काई पे, तो इसका मतलब फिर तो आपको लाइट ही नहीं होगी। तो इसका मतलब लेस अमाउंट ऑफ लाइट, आपकी लाइट कम है, तो सिंपल आंसर लिखेंगे बेटा लेस अमाउंट ऑफ लाइट। लाइट कम होगी तो आंसर हो गया आपके पास कि लेस अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग द चार्जर। ये भी लिख सकते हैं, या लेस अमाउंट ऑफ लाइट अवेलेबल, ये लिख सकते हैं इस तरीके से। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे पढ़ें क्या बोल रहे हैं। आगे बेटा अब आपसे कहा जा रहा है आफ्टर यूज द आउटसाइड सरफेस ऑफ द सेलफोन इज वार्म। अक्सर मोबाइल चार्ज करो तो मोबाइल गर्म हो जाता है। व्हेन स्विच्ड ऑफ द सेलफोन कूल्स डाउन। यानी जब आप उसको चार्जर को बंद कर देते हैं तो आपका चार्जर है वापसी कूल डाउन हो जाता है। उसने कहा हुआ है बेटा आपसे
Name and describe the three processes by which the thermal energy is transferred to the cell phone cools down. यानी जब आपने एक मोबाइल गर्म हो रहा था आपने रख दिया तो मोबाइल कैसे ठंडा हो रहा है, कौन कौन से प्रोसेस हो रहे हैं। बेटा बच्चों वाला सवाल है, इसमें आपको डिफाइन करना है तीनों को। याद है वो आपने नाम सुना हुआ होगा, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, तीनों को अब आपको इसमें डिफाइन करना है। जब आप तीनों डिफाइन करेंगे तो वो आपका सवाल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, तो अब तीनों के बारे में आंसर लिखेंगे। फर्स्ट वाला हो जाएगा कि कंडक्शन, पहला प्रोसेस कंडक्शन है। कंडक्शन इन विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल, मतलब सॉलिड के अंदर जो एनर्जी ट्रांसफर होता है बेटा, ये तो अब आपको आइडिया होगा कि सॉलिड के अंदर होता क्या है कि आपके एटम्स मौजूद होते हैं। ये एटम्स वाइब्रेट कर रहे होते हैं। एक एटम दूसरे एटम से हिट करता है, दूसरा तीसरे से हिट करता है, तो इस तरीके से एटम जो है वाइब्रेट कर रहे होते हैं, वो एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। तो कंडक्शन हो गया। दूसरा वाला प्रोसेस होता है कन्वेक्शन, तो डिफाइन करेंगे इसको, डिफरेंट कलर से ले देता हूँ ताकि डिफ्रेंशिएट करना आपको आसान रहे। ये हो जाएगा कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर कन्वेक्शन में होता है ना हॉट एयर राइजेस, कोल्ड एयर कूल्स डाउन। कन्वेक्शन, कन्वेक्शन इन विच हॉट एयर राइजेस एंड कोल्ड एयर सिंक, यानी कोल्ड एयर जो है वो नीचे आती है। ये दूसरा प्रोसेस हो गया। कन्वेक्शन, कन्वेक्शन, कंडक्शन, कन्वेक्शन के बाद तीसरा प्रोसेस होता था बेटा रेडिएशन। रेडिएशन जो है वो सरफेस से एमिट होती है। जब मोबाइल हीटअप हो रहा होता है तो मोबाइल की सरफेस से रेडिएशन एमिट हो रही होती है, रेडिएशन विच इज emitted फ्रॉम द सरफेस। यानी रेडिएशन जो है वो सरफेस से एमिट आउट होती है, तो ये अब आपने इसका थर्ड पॉइंट हाईलाइट कर दिया। आगे बढ़ते हैं सवाल में। सवाल में आगे आपसे कह रहा है इसका पार्ट सी में बेटा, पार्ट सी में आपसे कहा गया इट टेक्स 4.5 आवर्स टू चार्ज द बैटरी। टाइम आपको दे रहा है 4.5 आवर्स। और आगे अब आपसे कह रहे थे एवरेज करंट ऑफ 300 मिली एम्पेयर, करंट का मतलब आई आपको दे रहा है 300 मिली एम्पेयर। बेटा ये तो बिल्कुल मेरी पहली क्लास का सवाल है इस तरह का। मैं फर्स्ट क्लास में जब मैं अपना फिजिक्स और लेवल्स का कोर्स स्टार्ट करता हूँ तो पहली क्लास में मैं आपको ये पढ़ाता हूँ करंट 300 मिली एम्पेयर। बेटा करंट मिली एम्पेयर कन्वर्ट करने का तरीका है, जहां मिली लिखा हुआ है बेटा मिली की जगह पे आ जाएगा 10 की पावर -3। ये मिली को कन्वर्ट करने का तरीका, अब ये मिली से कन्वर्ट हो गया एम्पेयर के अंदर। टाइम आपको आवर्स में दे रहा है बेटा, टाइम आवर्स में दे रहा है 4.5 आवर्स। तो 4.5 आवर को कन्वर्ट करने का तरीका है मल्टीप्लाई बाय 60, मल्टीप्लाई बाय 60। दो दफा आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, दो दफा क्यों करेंगे, क्योंकि आपको ये टाइम जो है वो सेकंड्स में लाना पड़ेगा। तो टाइम को कन्वर्ट करेंगे 4.5 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, क्योंकि 60 मिनट और 60 सेकंड्स होते हैं बेटा, तो इसका टाइम का जो आंसर आ रहा है बेटा वो आ रहा है 16200 सेकेंड्स। ये टाइम आ गया आपके पास। आगे अब आप बेटा बिल्कुल चार्ज निकालने के लिए बेटा, चार्ज अगर आपको चाहिए तो इसमें फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, यानी चार्ज अपॉन टाइम। करंट अब आपको दे रहा है बेटा 300, 10 की पावर -3। चार्ज चाहिए, टाइम कितना दे रहा है बेटा, तो टाइम दे रहा है 16200। इसको ऊपर लाके मल्टीप्लाई कर देंगे कैलकुलेटर की मदद से, 300 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 16200। जैसे ही इसको मैंने मल्टीप्लाई किया बेटा, तो चार्ज का मेरे पास आंसर आ रहा है 4860। तो आंसर लिखेंगे 4860। और चार्ज का यूनिट पूछा हुआ है बेटा, तो चार्ज का यूनिट जो है वो कूलम होता है, और कूलम को आप लिखते हैं कैपिटल सी से। अब मसला ये बेटा, इसको राउंड ऑफ करके लिखना पड़ेगा। 4860, ये जो आंसर आपको दे रहा है बेटा, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 4860 किसके करीब है, 4800 के करीब है या 4900 के करीब है। तो आप बोलेंगे सर 4800 के करीब तो नहीं है, ये करीब तो 4900 के, तो इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा बेटा, फिर वो 4860 नहीं आएगा, बल्कि इसका आंसर आ जाएगा कितना, 4900 कूलम। तो ये अब आपका थर्ड सवाल कंप्लीट हो गया। आई होप बेटा थर्ड क्वेश्चन भी अब आपको क्लियर होगा। थर्ड क्वेश्चन देखने के बाद मैं जाऊंगा बेटा फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ये रहा मेरे पास फोर्थ क्वेश्चन। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 बेटा। अब आपसे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है
कि फिगर 4.1 शोज लाइट पासिंग थ्रू अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। लाइट आपके प्रिज्म में से पास हो रही है। स्टेट द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एट पॉइंट पी। पॉइंट पी पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बताइए। बेटा ये रहा पॉइंट पी। सबसे पहले तो आपको नॉर्मल बनाना पड़ेगा सरफेस पे। तो ये नॉर्मल इस तरीके से बनेगा, क्योंकि नॉर्मल हमेशा जो है ना 90 डिग्री बनाता है। नॉर्मल जो है वो हमेशा 90 डिग्री होता है बेटा। तो नॉर्मल इस तरीके से बनेगा। ये रहा नॉर्मल, ये इसका नॉर्मल हो गया। नॉर्मल हमेशा सरफेस के साथ बनता है। अगर सरफेस ऐसे तो इसका नॉर्मल ऐसे बनेगा, इस तरीके से 90 डिग्री पे। अब आप मुझे बताइए कि रे ऑफ लाइट और नॉर्मल क्या एक साथ साथ है? आप बोलेंगे यस सर, रे ऑफ लाइट और नॉर्मल जो है वो एक साथ साथ है। तो इसका मतलब जब वेन एवर टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर तो उसका एंगल जीरो होता है। देखो अगर नॉर्मल ऐसे होता और रे ऑफ लाइट ऐसे होती तो एंगल 90 बनता। लेकिन जैसे रे ऑफ लाइट है वैसे ही नॉर्मल बना हुआ है, इसका मतलब दोनों का एंगल सेम है। और अगर एंगल दोनों का सेम है बेटा तो ये कहलाएगा कितना डिग्री? 0 डिग्री कहलाएगा। तो सिंपल आप अपना आंसर लिख देंगे भाई, इसका आंसर जो है वो 0 डिग्री होगा। आगे बढ़ते हैं। उसने कहा हुआ है बेटा ड्रॉ द नॉर्मल एन एंगल ऑफ इंसिडेंस एट पॉइंट आर। पॉइंट आर पे बना के दिखाना है। पॉइंट आर, पॉइंट आर ढूंढिए। आप बोलेंगे सर ये रहा पॉइंट आर, पॉइंट आर ये रहा। इसके ऊपर नॉर्मल बनाना है। तो मैंने अभी बताया था ना नॉर्मल सरफेस से परपेंडिकुलर होता है। मैंने बहुत दफा आपको पढ़ाया हुआ है बेटा। तो सरफेस से परपेंडिकुलर इस तरीके से अब आप बनाएंगे ये इसका नॉर्मल होगा। यानी सरफेस से 90 डिग्री बनेगा तो ये इसका नॉर्मल कहलाएगा। तो आप सेट स्क्वायर की मदद से ही बना सकते हैं या सिंपल अप्रोक्सीमेशन से भी बना सकते हैं। ये इसका नॉर्मल होगा। नॉर्मल आपने बनाया। अच्छा, नॉर्मल बनाने के बाद उसने कहा था कि लेबल भी कीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता था जो रे आके टकराती थी। तो आके टकराने वाली रे का ये जो एंगल होता था बेटा, इस एंगल को आप बोलते थे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ इंसिडेंस को आपने लिखा हुआ है एंगल आई से। तो बेटा ये सिर्फ सिर्फ ये हाईलाइट करने के वो आपको फ्री में जो है वो 2 नंबर दे रहा है कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल बना दो, मैं आपको 2 नंबर दूंगा। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। आगे वाले पार्ट में अब आपसे कहा गया बेटा कि स्टेट टू कंडीशन नीडेड सो दैट नो लाइट रिफ्रैक्ट फ्रॉम द ग्लास इनटू द एयर एट पॉइंट क्यू। यानी आपसे कह रहा है कि लाइट जो है वो आए, ग्लास से पास नहीं हो, ग्लास से निकल के ना जाए, बल्कि वो लाइट जो है वो ग्लास के अंदर ही रहे। तो ग्लास के अंदर रहने के लिए आपको पढ़ाया गया था कि नो लाइट रिफ्रैक्ट का मतलब है कि लाइट अंदर ही अंदर रहे। और अंदर ही अंदर रहने के लिए आपको एक टर्म पढ़ाई गई है बेटा, ये कहलाती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। शायद आपको ये टर्म का नाम याद आ रहा हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मैं अब आपसे कहूंगा बेटा बताइए कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगी? कब होगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? तो आप बोलेंगे सर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की 2-3 कंडीशन थी जो आपने हमें पढ़ाई थी। पहली कंडीशन तो ये थी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो। एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन। आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होने चाहिए। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन बेटा मैं अगर आपको बताऊं तो सेकंड कंडीशन है कि लाइट हमेशा जो है वो ग्लास से एयर जा रही हो तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ग्लास से एयर का मतलब होता है कि लाइट जो है वो, ग्लास का मतलब होता है डेंस और एयर का मतलब होता है लेस डेंस। बेटा ये माजरत चाहता हूँ, ये कंडीशन आपको याद करनी पड़ेंगी बेटा, ये आपको याद होनी चाहिए। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सिर्फ उसी वक्त होती है बेटा जब आपकी लाइट ट्रेवल करती है, लाइट ट्रेवल फ्रॉम लेस डेंस टू डेंस, सॉरी डेंस टू लेस डेंस। लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंस टू लेस डेंस। यानी आपकी लाइट जो है वो डेंस से लेस डेंस पे ट्रेवल करेगी तो ही जो है उससे पॉजिटिव टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो ये आपको मैंने पॉइंट बताया। लास्ट के जरा पॉइंट्स पढ़ते हैं। लास्ट के पॉइंट में क्या बोल रहा है आगे। अब आपसे कहा गया बेटा इंफॉर्मेशन इज सेंट अक्रॉस द इंटरनेट यूजिंग पल्सेस ऑफ विजिबल लाइट थ्रू लॉन्ग थिन ग्लास फाइबर्स एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स थ्रू कॉपर वायर। मतलब आप आपसे ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बात कर रहे हैं कि ऑप्टिकल फाइबर में आप जो है वो सिग्नल्स को सेंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट। उसने कहा भाई स्टेट द नेम ऑफ अदर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन थ्रू लॉन्ग थिन ग्लास फाइबर्स। मतलब आप जो है वो फाइबर के अंदर लाइट के अलावा और कौन सी रेडिएशन इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? तो बेटा वो रेडिएशन होती है आपके पास इंफ्रारेड। ये भी आपको याद करना पड़ेगा कि ऑप्टिकल फाइबर के अंदर विजिबल लाइट के अलावा जो रेडिएशन आप इस्तेमाल करते हैं वो इंफ्रारेड रेडिएशन है। अब उसने कहा हुआ बेटा आपने, आप हो सकता है आपके घर में भी ऑप्टिकल फाइबर का नेट लगा हुआ हो। ऑप्टिकल फाइबर जो आप बोलते हैं स्टेट टू एडवांटेज ऑफ यूजिंग ग्लास फाइबर्स रेदर देन द कॉपर वायर। कॉपर वायर से ग्लास फाइबर क्यों बेहतर है?
तो अब आप इसमें लिख सकते हैं बेटा कि फास्टर ट्रांसमिशन होती है, मतलब आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो जल्दी ट्रांसफर हो जाती है। ये पॉइंट इसमें आप लिख सकते हैं। तो एडवांटेजेस लिखेंगे, एडवांटेजेस में फास्टर ट्रांसमिशन, ये पॉइंट बन सकता है। इसके अलावा आपका हैकिंग का चांस कम होता है इस तरह की केबल्स को, तो लेस लेस चांस ऑफ हैकिंग, ये पॉइंट इसमें आ सकता है। आपके ध्यान में बहुत सारे पॉइंट है, तो आप इसमें लिख सकते हैं। लाइटर होता है, ये वाला पॉइंट भी लिख सकते हैं। मैं पॉइंट लिख देता हूँ ताकि इसमें से जो आपको आसान लगे आप में लिख सकते हैं। लाइटर होता है, या लेस इंटरफेरेंस, मतलब जो है वो फास्टर स्पीड हो गया, सही है, फास्टर स्पीड आपने लिख दिया। लेस इंटरफेरेंस, बिला वजह इसमें कोई मसले नहीं आएंगे, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा एक्सटर्नल, तो लेस इंटरफेरेंस। तो मैंने चार पॉइंट लिख दिए बेटा, चार में से कोई भी दो जो है वो आप बेस्ट इसमें से सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 4 तो खैर बहुत ही आसान था। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में अब आपसे कहा गया बेटा, एन इनिशियली अनचार्ज रबर बलून इस रब विद अ वुलन क्लॉथ एज शोन। मतलब एक क्लॉथ और एक रबर बलून को बेटा आप रब कर रहे हैं। रबिंग द बलून कॉजेज द बलून टू हैव अ नेगेटिव चार्ज। यानी उसने कहा हुआ कि बलून के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। होता क्या बेटा, आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर होते हैं, यानी ये इस क्लॉथ से इस रबर बलून के ऊपर बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। जब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो कौन सा आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो आप लिखेंगे बलून गेन्स इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की वजह से उसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो कौन सा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। जबकि वुलन क्लॉथ लूजेस, जाहिर सी बात है, जब बलून अगर गेन कर रहा है तो वुलन क्लॉथ जो है वो क्या करेगा, लॉस करेगा। तो आप बोलेंगे सर ये जो है वो लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन, तो आपने लिखा कि वुलन क्लॉथ लॉसेस इलेक्ट्रॉन, उसमें से इलेक्ट्रॉन जो लॉस हो जाएंगे। और जब कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन लूज करता है बेटा, तो उसके बाद जो चार्ज आता है बेटा वो आता है पॉजिटिव चार्ज। तो लूजेस इलेक्ट्रॉन मतलब इसके मतलब ये हुआ कि इसके पास जो चार्ज आएगा बेटा वो पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो मैंने पॉजिटिव चार्ज को हाईलाइट कर दिया। आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे अब आपसे कहा गया, इसका पार्ट A1 तो मैंने कंप्लीट कर दिया। उसने कहा बेटा एक्सप्लेन व्हाई द बलून स्टेज नेगेटिवली चार्ज फॉर अ लॉन्ग टाइम। आपका बलून जो है नेगेटिव चार्ज ज्यादा देर तक क्यों रहेगा। तो अब आप इस बात पे गौर कीजिए बेटा, क्योंकि बलून आपका जो है वो इंसुलेटर है, इंसुलेटिंग मटेरियल है। तो इसमें चार्ज जो है वो ट्रेवल नहीं कर सकेगा, मतलब चार्ज, क्योंकि बलून जो है इंसुलेटिंग मटेरियल है और चार्ज जो है वो जाहिर सी बात है मूव नहीं कर सकेगा। तो इसका मतलब आप आंसर क्या लिखेंगे, सिंपल सा आंसर हो जाएगा कि बलून या रबर इज एन इंसुलेटिंग मटेरियल, और उस पर चार्ज जो है वो ट्रेवल नहीं कर सकेंगे, एंड चार्ज अनेबल टू मूव थ्रू द रबर। यानी आपके चार्ज उस पर मूव नहीं कर सकेंगे। तो ये अब आपने आंसर लिख दिया। लास्ट वाला पार्ट बेटा अब आपसे क्या कह रहा है, लास्ट वाला पार्ट 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। लास्ट वाले पार्ट में क्या कहा गया जरा पढ़ते हैं। रबिंग द बलून कॉजेज द टेम्परेचर ऑफ एयर इनसाइड इट टू राइज। यानी जब आप बलून को रब करेंगे तो उसका टेम्परेचर, यानी एयर जो उसके अंदर मौजूद है उसका टेम्परेचर जो है वो राइज होगा। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ एयर, पार्टिकल्स ऑफ एयर की टर्म में बताइए व्हाई द वॉल्यूम ऑफ द एयर इंक्रीजेस व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द एयर राइसेस। यानी उसका वॉल्यूम क्यों बढ़ेगा, वॉल्यूम क्यों इंक्रीज होगा जब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। पहली बात तो बेटा गौर कीजिएगा, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से होता क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा वो फास्टर ट्रेवल करते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल जो है वो फास्टर ट्रेवल करेंगे। अब आप एक बात बताइए बेटा, जब अगर मॉलिक्यूल फास्टर ट्रेवल करेंगे तो जोर जोर से जाके हिट करेंगे। जब जोर जोर से जाके हिट करेंगे तो ज्यादा फोर्स लगाएंगे, और जब ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका बलून जो है वो साइज उसका इंक्रीज होगा। भाई आप गौर कीजिए ना, बलून के अंदर एयर के पार्टिकल्स मौजूद हैं इस तरीके से, बलून के अंदर पार्टिकल मौजूद है, ये जाके वॉल्स पे कोलाइड कर रहे हैं। अब अगर ये मॉलिक्यूल जाके कोलाइड कर रहे हैं, अगर जोर जोर से टकराएंगे तो ज्यादा फोर्स लगाएंगे और आपका वॉल्यूम जो है वो एक्सपेंड होगा। तो अब आप अपना आंसर क्या लिखेंगे, आंसर देखिएगा बेटा, मैं अपना आंसर लिखूंगा, मैच कीजिएगा। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे
तो मॉलिक्यूल स्टार्ट मूविंग फास्टर, मॉलिक्यूल स्टार्ट मूविंग फास्टर, कोलाइडिंग मोर फ्रिक्वेंटली, ज्यादा तेजी से टकराएंगे, बार बार टकराएंगे, कोलाइडिंग मोर फ्रिक्वेंटली, एंड अप्लाइंग ग्रेटर अमाउंट ऑफ फोर्स, यानी फोर्स भी ज्यादा लगाएंगे। एंड एक्सर्ट that causes the balloon to expand। आई होप बेटा अब ये क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने अब आपको समझाया है, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको जो है वो क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आ गए बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 अब आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा गया बेटा कि फिगर 6.1 shows a circuit diagram containing a battery, a light dependent resistor LDR and a fixed resistor of 240 ohm connected in series। यानी आपसे कह रहा है कि भाई वो सर्किट आपको बता रहा है कि भाई एक बैटरी लगी हुई है, दिस इज द बैटरी, ये बैटरी है, एक एलडीआर लगा हुआ है, और एक 240 ओम का जो है वो रेजिस्टर लगा हुआ है, 240 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है। आगे अब आपसे कह रहा है बेटा, वो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है, ग्राफ आपको बना के दिखा दिया, करंट और वोल्टेज का ग्राफ बना हुआ है। ग्राफ अभी मैं थोड़ी देर में हेल्प करेगा, इसको रोकते हैं, जरा नीचे का काम देखते हैं। उसने कहा हुआ है स्टेट होम्स लॉ। होम्स लॉ बताइए, बच्चों वाला सवाल है बेटा। लिटरली बेटा ये आपका लास्ट ईयर का 2024 का पेपर मैं इस वक्त सॉल्व कर रहा हूँ। 2024 का लास्ट ईयर का पेपर है, आपका ही वेरिएंट है जो आपके यहाँ पे आपके कंट्री में होगा, सेम पेपर है लास्ट ईयर का। होम्स लॉ बता रहे हैं, 2 नंबर फ्री के दे रहे हैं। तो होम्स लॉ तो आपने याद किया हुआ है बेटा, क्या याद किया था, याद कीजिए। द करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, द करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to the, is directly proportional to the अप्लाइड वोल्टेज। यानी वोल्टेज को आपने डिफाइन किया अप्लाइड वोल्टेज, लेकिन इसे कंडीशन ही मैंने याद करवाई थी बेटा। द करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज इफ द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, या टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। थोड़ा सा मैंने बड़ी राइटिंग में लिख दिया तो मेरा लाइंस खत्म हो गई बेटा। इस तरीके से हो गया कि इफ द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। आई होप बेटा ये वाला पार्ट भी अब आपको क्लियर हो, तो खैर उसे समझाने की जरूरत ही नहीं बेटा। सिंपल सा ओम्स लॉ का सवाल है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ये वाली बात इसमें ऐड कर देंगे। आगे बढ़े बेटा, उसने सवाल में क्या कहा गया, नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है। एक्सप्लेन हाउ द ग्राफ लाइन इन फिगर 6.2 शोज दैट द ओम्स लॉ एप्लीकेबल टू एलडीआर। वो कह रहा है कि भाई ग्राफ कैसे बता रहा है कि ओम्स लॉ को ये फॉलो कर रहा है, एलडीआर फॉलो कर रहा है। असल में जो वोल्टेज ग्राफ बना हुआ है ना, करंट वोल्टेज ग्राफ, ये एलडीआर के बने हुए हैं। जब स्विच ऑफ है तो यहां तक आ रहा है, जब स्विच ऑन है ग्राफ ऊपर तक जा रहा है। तो अब आप मुझे बताइए ग्राफ कैसा बना हुआ है, कर्व बना हुआ है या स्ट्रेट लाइन। आप बोलेंगे सर स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। तो इससे हमें पता चला कि ग्राफ जो है वो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। ये बात जहन में रखिएगा बेटा। ओम्स लॉ का ग्राफ बेटा कभी भी अगर स्ट्रेट लाइन बना हुआ है, इसका मतलब वो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। याद है मैंने आपको सिखाया था ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर, एलडीआर, थर्मिस्टर, ये सब मैंने आपको पढ़ाया था। इसका सिंपल सा आंसर लिखेंगे कि ग्राफ को देखिए कैसे पता चला, तो आप लिखेंगे बिकॉज ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। यानी आपका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है, इसकी वजह से हमें पता चला कि ये जो है वो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, सवाल के अगले पार्ट की तरफ आएंगे बेटा। नेक्स्ट पार्ट में उसने क्या कहा, use values from figure 6.1 to explain the effect of light on the resistance of LDR। LDR पे क्या फर्क पड़ता है।
तो ये बात तो बेटा आपको पहले से ही पता है, फिगर 6.2 को देखने की जरूरत ही नहीं है, ये तो पहले से बात अब आपको पता है। मैं फिगर भी आपको दिखा दूंगा, ये बात आपको शायद याद आ जाए कि एलडीआर में जब आप लाइट बढ़ाते थे तो एलडीआर की रेजिस्टेंस कम होती थी, और जब रेजिस्टेंस रुकावट कम होती थी तो ऑटोमेटिकली उसका करंट क्या हो जाता था, बढ़ जाता था। याद कीजिए, ईमानदारी से बताइए, क्या ये नहीं पढ़ा हुआ? आप बोलेंगे सर बिल्कुल पढ़ा है। अगर आप लाइट बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस कम होती है, और अगर रेजिस्टेंस कम होती है बेटा तो ऑटोमेटिकली करंट बढ़ता है। आप देख लीजिए कि जब स्विच ऑन है, लैम्प स्विच ऑन है, तो ग्राफ ऊपर तक जा रहा है, करंट बढ़ गया। देखिए ग्राफ ऊपर चला गया, करंट बढ़ गया। इसका मतलब ये बात यहाँ से प्रूव भी हो रही है। तो यही स्टेटमेंट यहाँ पे डिफाइन कर दें, आपको नंबर मिल जाएंगे। क्या आंसर लिखेंगे जरा देखिएगा। विद द इंक्रीज ऑफ लाइट, विद द इंक्रीज ऑफ लाइट द रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर डिक्रीजेस, which causes the current to इंक्रीज, जिसकी वजह से आपका करंट जो है वो इंक्रीज होगा। तो आप बोलेंगे सर ये तो बहुत ही आसान सा पार्ट हो गया, आप बिला वजह में डरा रहे थे कि मुश्किल पेपर आता है, तो आसान था। आगे वाला पार्ट देखते हैं। With the lamp switched on, the current in the LDR is 0.050 ohm। LDR का करंट आपको बता रहा है 0.050, यानी LDR का करंट जो है वो 0.050 एम्पियर है। उसने आपसे कहा है बताइए कि फिक्स रजिस्टर में करंट कितना होगा। तो आप बोलेंगे सर जो करंट एलडीआर में जाएगा वही करंट इसमें भी तो आएगा। इसका मतलब इसमें भी करंट कितना होगा, 0.50 होगा, 0.050 एम्पियर होगा, क्योंकि करंट तो सेम रहेगा, सीरीज सर्किट है। तो बेटा सिंपल सा बच्चों वाला सवाल था, देखो आंसर क्या हो जाएगा, 0.050 एम्पियर, सेम आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि करंट जो है वो सीरीज है, और सीरीज में करंट जो है वो सेम रहेगा। लास्ट वाला पार्ट बेटा आपको शायद सवाल का मुश्किल लगे, सवाल का लास्ट पार्ट मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सवाल का लास्ट पार्ट देखिएगा। सवाल के लास्ट पार्ट में आपसे कहा गया कैलकुलेट द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी ईएमएफ ऑफ द सेल। सेल का ईएमएफ अब आपको निकाल के दिखाना है। देखो ईएमएफ का एक तो फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है ईएमएफ का, वो होता है वर्क अपॉन चार्ज। वो वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ना वर्क की कोई बात कर रहे हैं ना चार्ज की बात कर रहे हैं, तो फॉर्मूला तो बिल्कुल बेकार से है आपके लिए। ईएमएफ ऑफ द सेल का मतलब है ये ईएमएफ, टोटल ईएमएफ निकालना। ये वाला ईएमएफ चाहिए। एक बात बताइए, ये टोटल ईएमएफ, इसका ईएमएफ चाहिए, सही है। अगर मुझे इसका वोल्टेज मिल जाए, ये जो मैं स्टार बना रहा हूँ इसके ऊपर रेड से स्टार बना रहा हूँ, अगर मुझे इसका वोल्टेज मिल जाए, इसका वोल्टेज कैसे आएगा? तो आप बोलेंगे सर वोल्टेज का फॉर्मूला तो हमने पढ़ा हुआ है, V इज इक्वल टू आई आर। पढ़ा है नहीं पढ़ा? तो 240 ओम वाले पे वोल्टेज कैसे आएगा जरा देखिएगा, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने ओम्स लॉ का फॉर्मूला लगाया, V इज इक्वल टू आई आर। करंट मुझे दे रहा है 0.050, रेजिस्टेंस दे रहा है 240। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा सवाल में कह रहा था। आप दोनों की वैल्यूज को बेटा मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेटर मेरे पास है बेटा, मैं मल्टीप्लाई करके चेक करूंगा अपने पास मेरे पास आंसर कितना आ रहा है। 0.050 मल्टीप्लाई बाय 240, तो आंसर मेरे पास इसका आ रहा है कितना वोल्ट, 12 वोल्ट आ रहा है। इसका मतलब मुझे इसका वोल्टेज तो मिल गया 12 वोल्ट। अगर मुझे इसका भी वोल्टेज मिल जाए तो मैं दोनों के वोल्टेज को ऐड करूंगा, और जैसी दोनों के वोल्टेज को ऐड करूंगा मुझे तो ईएमएफ मिल जाएगा। अब इसका करंट तो पता है, लेकिन मसला है मुझे इसका वोल्टेज तो पता ही नहीं है, इसका वोल्टेज कैसे आएगा? जरा ग्राफ देखते हैं। ग्राफ में देखिए तो सही, कहीं करंट नजर आ रहा है 0.0? देखो हमारा करंट कितना था, 0.05। ये 0.02 है, 0.04, 0.05 कहाँ होगा? तो आप बोलेंगे सर 0.05 तो इसके दरमियान में होगा, 0.05 इसके दरमियान में होगा, इस तरीके से। अच्छा मसला ये है कि स्विच ऑफ वाले को तो देखेंगे ही नहीं, क्योंकि उसने कहा हुआ था ईएमएफ बताइए जब स्विच सेल ऑन है, मतलब स्विच ऑन है, हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। जितनी भी बात हो रही है हमारे पास कि लैम्प जो है वो, द लाइट फ्रॉम द लैम्प इज इंसिडेंट ऑन द एलडीआर व्हेन द लैम्प इज स्विच्ड ऑन, तो स्विच्ड ऑन का टोटली सवाल है हमारा। तो अब आप ऊपर वाले ग्राफ को देखेंगे, यानी इस ग्राफ को जब आप यहाँ पे नीचे लेकर आएंगे, तो अब आप मुझे बताइए इसका वोल्टेज कितना आ रहा है। तो आप बोलेंगे सर इस एलडीआर का वोल्टेज आ रहा है कितना वोल्ट, 4 वोल्ट। तो अब आप लिखेंगे सर इसका जो दूसरे वाला का वोल्टेज आ रहा है वो आ रहा है 4 वोल्ट। ये आपने कहाँ से निकाला है? फ्रॉम ग्राफ, ये ग्राफ से निकाला है, एक कैलकुलेट किया, एक ग्राफ से निकाला। अब आप मुझे बताइए टोटल ईएमएफ कितना आ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर अब तो सवाल आसान हो गया। टोटल ईएमएफ निकालने के लिए
अब आप मुझे बताइए, एक 12 वोल्ट है और एक 4 वोल्ट है, तो टोटल वोल्ट आ जाएगा मेरे पास कितना वोल्ट, 16 वोल्ट। तो ये अब आपके इस सवाल का बेटा पार्ट का आंसर हो गया। और अब आप यहाँ पे आंसर लिख देंगे 16 वोल्ट। आई होप बेटा ये वाला जो सवाल था, हमने जो सवाल क्वेश्चन सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको जो है वो क्लियर होगा। ये रहा बेटा अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में अब आपसे क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में अब आपसे बताऊं। सवाल में आपसे कहा गया प्लॉटिंग कंपास कंटेन्स अ निडल, द निडल इज अ स्मॉल मैग्नेट दैट कैन रोटेट अबाउट इट्स सेंटर। फिगर 7.1 shows a plotting compass placed close to a bar magnet। और एक कंपास प्लेस हुआ है, कंपास प्लेस करने के बाद अब आपसे कह रहा है सवाल में क्या, कि मार्क द मैग्नेटिक पोल्स ऑन द बार मैग्नेट। बार मैग्नेट पे मैग्नेटिक पोल्स बताइए। तो बेटा कंपास जिस तरफ शो कर रहा है, कंपास ने बताया भाई साउथ इधर है, इसका मतलब ये साउथ है, ये साउथ को शो कर रहा है, जिस तरफ साउथ होगा वो उसके साउथ को शो करेगा। जबकि जाहिर सी बात है बेटा नॉर्थ उसके अपोजिट साइड पे हो जाएगा। तो सिर्फ इतनी सी बात लिखनी है और आपको जो है वो एक नंबर आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो एक मार्क के लिए अब आपने इस बात को डिफाइन कर दिया। अगली बात जरा देखते हैं। ऑन फिगर 7.1 मार्क द मैग्नेटिक पोल्स ऑन द बार मैग्नेट, ये हो गया। पार्ट टू जरा पढ़ते हैं, पार्ट टू में क्या बोल रहा है। पार्ट टू में अब आपसे कह रहा है बेटा कि देर इज अ पीस ऑफ पेपर अंडरनीथ द मैग्नेट, डिस्क्राइब हाउ द कंपास इज यूज टू प्लॉट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन दैट passes फ्रॉम वन प्लेस या वन पोल टू द अदर थ्रू पी। किस तरीके से पास होगा, किस तरीके से पास होगा, कैसे ये मैग्नेटिक लाइन ट्रेवल करेंगे, जरा इसके बारे में प्लीज देखिएगा और इस बात को जरा समझते हैं। कि भाई ये प्रैक्टिकल, अब आपको एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया था कि आप इस तरीके से कंपास रखेंगे। कंपास को रखने के बाद कंपास जिस तरफ हाईलाइट होगा वहां पे आप एक डॉट लगा देंगे। डॉट रखने के बाद फिर आप अपने कंपास को उठा के यहाँ पे दोबारा रखेंगे। कंपास को रखने के बाद जो है फिर दोबारा आप देखेंगे किस तरफ डायरेक्शन आ रही है, फिर आप उस तरफ एक डॉट लगाएंगे। इस तरीके से सारे डॉट्स जो है वो आप कंप्लीट करेंगे और आपकी लाइन जो है, मैग्नेटिक लाइन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी। वैसे तो खैर एक्सपेरिमेंट आप नॉर्थ से स्टार्ट करते थे, नॉर्थ से ट्रेवल करता था साउथ की तरफ इस तरीके से। तो किसी भी एक पॉइंट पे रख के आप स्टार्ट कर सकते हैं और दूसरे पॉइंट पे ला सकते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट बेटा अब आपको क्योंकि मैंने पढ़ाया हुआ है। अब मसला ये है कि इस पर एक्सपेरिमेंट पढ़ाने का टाइम नहीं, अब आप पास पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो इसलिए मैं एक्सपेरिमेंट जो है बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा। मैं इसके पॉइंट्स आपको लिखना सिखा दूंगा कि पॉइंट्स कैसे लिखे जाएंगे। तो पॉइंट्स लिखने का तरीका बेटा प्लीज देखिएगा कि आपने एक एंड पे कंपास रखा और दूसरे एंड पे आप जो है वो आप क्या रखेंगे, मैग्नेट को प्लेस करेंगे। प्लेस वन एंड ऑफ द कंपास, प्लेस वन एंड ऑफ द कंपास near the नियर द एंड ऑफ द मैग्नेट, मतलब आपने कंपास प्लेस किया मैग्नेट के एंड पे, एंड मार्क का पॉइंट, उस पे आपने पॉइंट मार्क कर दिया। अच्छा, पॉइंट मार्क करने के बाद आप क्या करेंगे, कंपास को उठाएंगे, कंपास को उठाने के बाद उस पॉइंट पे मार्क करेंगे, यानी मूव द कंपास। इस तरीके से अब आप लिखेंगे बेटा, ये लिखिएगा, नाउ मूव द कंपास, मतलब आपने इसको लिखा नाउ मूव द कंपास ऑन मार्क पॉइंट। जो आपने पॉइंट मार्क किया बेटा उसके ऊपर कंपास को रखेंगे और फिर इसी तरीके से आप जो है वो पॉइंट्स को कंटिन्यू रखेंगे, कंटिन्यू द सेम प्रोसेस। इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे एंड ज्वाइन ऑल द पॉइंट। कंटिन्यू द सेम प्रोसेस टिल एंड एंड ज्वाइन ऑल द पॉइंट। सारे पॉइंट्स को जो है वो आप ज्वाइन कर देंगे तो वो आपकी जो है वो मैग्नेटिक लाइन बन जाएगी। तो ये एक्सपेरिमेंट बेटा अब आपने पढ़ा हुआ था, मैग्नेटिक कंपास वाला एक्सपेरिमेंट मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। एक्सपेरिमेंट डिफाइन करने के लिए आया, 3 नंबर के लिए पार्ट आया था। इस पार्ट को देख ले, अगले वाला पॉइंट देखते हैं। अगले वाले पॉइंट में अब आपसे क्या कह रहा है, अगला वाला पॉइंट बेटा बड़ा अजीब सा दिया हुआ है। उसने आपसे कहा हुआ है डिस्क्राइब हाउ टू यूज द कंपास इन फिगर 7.1 टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
मतलब आपका कंपास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कैसे शो करेगा, ये बात बताइए। तो सिंपल सी बात है बेटा, जब आपने कंपास यहाँ पे प्लेस किया है, कंपास पॉइंट पी मुझे यहाँ पे कहीं नजर नहीं आ रहा, पॉइंट पी मुझसे शायद मिस हुआ है यहाँ पे। आप कंपास जहाँ पे भी प्लेस करेंगे बेटा, जिस तरीके से भी, तो जो उसके एरो की डायरेक्शन है वो उसके नॉर्थ को शो करेगा। जो शेडेड लाइन नजर आ रही है ना, ये रही शेडेड लाइन, ये शेडेड लाइन जो है वो उसके नॉर्थ को शो करे, जहाँ पे एन लिखा हुआ है, नॉर्थ लिखा हुआ है, ये इसका पॉइंट है। तो अब आप मुझे बताइए ना, उसने कहा क्या कहा हुआ है, डिस्क्राइब हाउ टू यूज द कंपास इन फिगर 7.1। फिगर 7.1 में कंपास को कैसे यूज करें टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो आप बोलेंगे सर कंपास को प्लेस करेंगे एंड अ डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, मतलब जिस तरफ आपका ये नॉर्थ है, जिस तरह शेडेड एरिया वो उसके नॉर्थ को शो करेगा। प्लेस द कंपास एंड द शेडेड एरिया, जो शेडेड एरिया हुआ है जो थोड़ा ग्रे कलर में था, ये रहा बेटा, का नहीं नजर आया तो देखिएगा, ये रहा शेडेड एरिया, एंड द शेडेड एरिया इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। थोड़ा सा अजीब सा पार्ट था बेटा, मुश्किल था समझने में, सवाल बच्चों को नहीं आता। तो कभी कभी बहुत कोई मुश्किल पार्ट होता है तो उसके नंबर भी कम होते हैं, जैसे 1 नंबर का रखा हुआ है, तो बच्चों के मार्क्स फिर डिटेक्ट नहीं होते हैं। तो आई होप ये वाला पार्ट भी अब आपको समझ में आ गया होगा। नीचे सवाल में आगे आते हैं, नीचे सवाल में अब क्या कहा गया, ये वाला पार्ट समझना बेटा बहुत जरूरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है। आपसे कह रहा है बेटा, फिगर 7.2 शोज द apparatus ऑक्सीजन यूजेस टू प्रोड्यूस एन ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट को जनरेट कर रहा है। अब आपसे कहा गया द मैग्नेट इज मूव इनटू एंड आउट ऑफ द कॉइल। याद है ना, किसी कॉइल में से अगर आप मैग्नेट को मूव करते हैं अंदर बाहर, इस तरीके से मूव कराते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो करंट जनरेट होता है। उसने कहा वाई करंट इज प्रोड्यूस व्हेन द मैग्नेट मूव, उसमें करंट क्यों आ रहा है। तो आप बोलेंगे सर ये तो हमें पता है कि जब वो मैग्नेट को मूव करता था तो मैग्नेटिक लाइन चेंज होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। तो आप सिंपल सा आंसर लिखेंगे बेटा, when the magnet moves there is a change of magnetic flux, when the magnet moves there is a there is a change of magnetic flux which induce the ईएमएफ, जिसकी वजह से जो है वो ईएमएफ आएगा। तो ये सिंपल सा पार्ट है। ये तो इस तरह के सवाल तो मैंने आपको बहुत दफा कराए हुए हैं बेटा, मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई मुश्किल होनी चाहिए इस सवाल में। अगला वाला पार्ट में अब आपसे क्या कह रहा है, जरा नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। उसने कहा डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट एट प्रोड्यूसेस एन एसी ऑफ फ्रिक्वेंसी 0.50 हर्ट्ज। फ्रिक्वेंसी अब आपको दे रहा है 0.50 हर्ट्ज। इसकी मदद से चाहें तो अब आप वो कह रहे हैं इसका मतलब क्या है, इसके मूवमेंट की, मैग्नेट की मूवमेंट से क्या फर्क पड़ता है। एक काम करें, इससे पहले टाइम पीरियड निकाल लें। याद है टाइम पीरियड का फॉर्मूला, टाइम पीरियड इज ए रेसिप्रोकल ऑफ फ्रिक्वेंसी। इस तरह का फॉर्मूला शायद आपने पढ़ा हुआ, टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रिक्वेंसी। मुझे बताइए, फ्रिक्वेंसी आपको दे रहा है 0.5, तो 1 को 0.5 से डिवाइड करेंगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा कितना सेकंड, 2 सेकंड। तो यहाँ पे अब आपका टाइम पीरियड आ गया बेटा 2 सेकंड। 2 सेकंड टाइम पीरियड का मतलब है कि मैग्नेट विल टेक 2 सेकंड टू कंप्लीट इट्स वन रेवोल्यूशन। उसको अपनी मतलब एक कंप्लीट मूवमेंट अपनी कंप्लीट करने के लिए, यानी इन और आउट होने के लिए उसको 2 सेकंड चाहिए। तो अब आप फ्रिक्वेंसी की मदद से ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो आप चाहें तो अपने आंसर को क्या लिखेंगे कि मैग्नेट मूव इन एंड आउट, मैग्नेट मूव इन एंड आउट वंस एवरी 2 सेकेंड। यानी इसको अंदर और बाहर होने में हर बार जो टाइम लगेगा वो कितने सेकंड लगेंगे, 2 सेकंड लगेंगे। तो आई होप ये वाला पार्ट भी जो है वो अब आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट वाले पार्ट में अब आपसे क्या बोल रहा है, डिस्क्राइब हाउ द सेंटर जीरो एमीटर शोज द करंट इज एसी। कैसे पता चलेगा कि आपका करंट जो है वो एसी है। देखो अब उसने कहा है सेंटर जीरो एमीटर का मतलब होता है ऐसा एमीटर बेटा, ये देखो ऐसा एमीटर जो जीरो पे रीडिंग है, राइट पे जाएगा तो +1 होगा, लेफ्ट पे जाएगा तो वो -1 होगा। ये मतलब होता है सेंटर जीरो एमीटर का मतलब। तो अब ऑल्टरनेटिंग करंट कैसे पता चल रहा है कि आपकी रिडिल जो है वो राइट पे भी जा रही है और आपकी निडल जो है वो लेफ्ट पे भी आ रही है। निडल आपकी राइट और लेफ्ट दोनों तरफ हो रही है, तो इसका मतलब वो ऑल्टरनेटिंग करंट शो कर रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, रीडिंग इन द बोथ डायरेक्ट, या रीडिंग इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड, या बोथ साइड्स, रीडिंग ऑन द बोथ साइड्स ऑफ जीरो।
जीरो की दोनों साइड्स पे जो है वो आपके पास रीडिंग होंगी। लास्ट वाले पार्ट में अब आपसे क्या कह रहा है बेटा, एक्सप्लेन व्हाई इंक्रीजिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ एसी प्रोड्यूस ऑल्सो इंक्रीजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ साइज ऑफ एसी प्रोड्यूस। अब इतनी मुश्किल सी बात कर रहा है बेटा, आपको समझाना है कि भाई अगर आप जो है वो इंक्रीज इन द फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है कि आप स्पीड बढ़ा रहे हैं। इंक्रीजिंग द फ्रिक्वेंसी का मतलब, फ्रिक्वेंटली का मतलब होता है मतलब बार बार। इंग्लिश में तो इतना तो इंग्लिश बेटा आपको आती होगी कि हम ये काम जब बहुत फ्रिक्वेंटली करते हैं, बार बार करते हैं, इसका मतलब फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करने का मतलब उस काम की स्पीड बढ़ा रहे हैं। तो स्पीड बढ़ाने से बेटा आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा चेंज होगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली उसका जो ईएमएफ है, यानी जो एसी जनरेट हो रहा है, वो भी ज्यादा आएगा। तो क्या लिखेंगे, द स्पीड ऑफ मैग्नेट इंक्रीजेस, मैग्नेट की स्पीड बढ़ जाएगी, द स्पीड ऑफ मैग्नेट इंक्रीजेस, the speed of magnet increases, which increases the which increases the rate of which increase मतलब पहले आपकी लाइन जो है वो कम पास हो रही होगी, बाद में जब आप मैग्नेट को तेजी से मूव कराएंगे तो मैग्नेटिक लाइन जो है वो ज्यादा तेजी से पास होंगी। तो स्पीड ऑफ मैग्नेट इंक्रीजेस which increases the rate of change of मैग्नेटिक फ्लक्स। बेटा अब ये सवाल सिर्फ उन्हीं लोगों को समझ में आने वाला है बेचारों को जो जिन्होंने टॉपिक पढ़ा हुआ है, जिनको टॉपिक थोड़ा बहुत याद है, उनको तो समझ में आएगा। बाकी लोग बेचारे परेशान हो रहे होंगे, सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। तो मैंने समझाने की अपनी बात कोशिश करी बेटा। द स्पीड ऑफ द मैग्नेट इंक्रीजेस, आपके मैग्नेट की स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि अगर आप फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे तो फ्रिक्वेंसी का मतलब उसकी स्पीड बढ़ा दी। जब आपने उसकी स्पीड बढ़ा दी तो इसकी ऑटोमेटिकली उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी लाइन ज्यादा तेजी से इन और आउट होंगी, तो वो ज्यादा ईएमएफ जनरेट करेगा। तो ये वाला सवाल थोड़ा सा मुश्किल सवाल था बेटा, बाकी सवाल कंपैरेटिवली बहुत बहुत आसान थे इस पेपर के, लेकिन ये वाला सवाल मैग्नेटिज्म का थोड़ा सा मुश्किल था। आई होप ये वाला सवाल भी जो है वो अब आपको क्लियर होगा। तो भाई सवाल क्वेश्चन नंबर 8 अब आपके पास सवाल है स्पेस फिजिक्स का सवाल, कि फिगर 8.1 इज अ पिक्चर ऑफ नेबुला फॉर्म फ्रॉम अ सुपरनोवा। और अब आपसे कहा गया कि व्हाट इज मेंट बाय अ सुपरनोवा, सुपरनोवा क्या होता है। तो आप बोलेंगे सर सुपरनोवा बनता था जब जो है वो रेड सुपर जायंट जो है वो एक्सप्लोड होता था। तो अब आप मुझे बताइए क्या आंसर लिखना चाहिए। वेट व्हेन रेड सुपर जायंट एक्सप्लोड्स, यानी आपका रेड सुपर जायंट जो है वो एक्सप्लोड होगा, एंड ऑल द हैवी एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड इन इट। व्हेन रेड सुपर जायंट एक्सप्लोड्स एंड ऑल द ऑल द हैवी एलिमेंट्स आर फॉर्म, यानी हैवी एलिमेंट में फॉर्म होते थे। तो इस सुपरनोवा के बारे में आपको पढ़ाया गया है। आगे वाली बात पढ़िए बेटा। आगे उसने कहा हुआ है डिस्क्राइब हाउ अ प्रोटोस्टार फॉर्म्स इनसाइड ए नेबुला, यानी आपका प्रोटोस्टार जो है वो कैसे फॉर्म होगा, ये वाली बात अब आपको कह रहा है। यस बेटा, शॉक वेव वाली बात भी इसमें आप लिख सकते हैं, बिल्कुल शॉक वेव वाली बात भी इसमें आ सकती है। पार्ट बी में अब आपसे कह रहे हैं डिस्क्राइब हाउ अ प्रोटोस्टार फॉर्म्स इनसाइड अ नेबुला, प्रोटोस्टार कैसे फॉर्म होता है। तो अब आप मुझे बताइए प्रोटोस्टार जो है वो, प्रोटोस्टार शायद आपको याद आ जाए, क्लाउड ऑफ डस्ट एंड हाइड्रोजन गैस कोलैप्स टुगेदर ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन एंड इट फॉर्म्स अ नेबुला। तो ये प्रोटोस्टार जो बिल्कुल स्टार की जो लाइफ साइकिल ऑफ स्टार की बिल्कुल इनिशियल स्टेज है, वहां पे आप लिखेंगे। आप आंसर क्या लिखेंगे, जरा आंसर देखिएगा। द क्लाउड ऑफ डस्ट एंड हाइड्रोजन गैस कोलैप्स, the cloud of dust and hydrogen gas collapse due to gravitational attraction, due to
ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। तो ये अब इसका बेटा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं बेटा। स्टेट द नेम ऑफ द गैलेक्सी दैट कंटेन्स आवर सन। कौन सी गैलेक्सी जिसमें हमारा सन है भाई? तो आप बोलेंगे अरे यार सर बच्चों वाली बात, इतना तो अब हमें ही पता है, दिस इज द मिल्की वे। मिल्की वे गैलेक्सी है। आगे अब आपसे कह रहे हैं स्टेट व्हाट इज मेंट बाय अ लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता था? तो आप बोलेंगे सर लाइट ईयर होता था डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन 1 ईयर। ये देखिएगा, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन 1 ईयर। ये सिंपल था, इसका जवाब हो गया। नीचे वाले पार्ट में अब आपसे क्या कह रहा है बेटा? नीचे वाले पार्ट जरा पढ़ते हैं, नीचे वाले पार्ट को देख लीजिएगा कि भाई द टाइम, अच्छा लाइट ईयर की वैल्यू नहीं लिखनी, लाइट ईयर को डिफाइन करना है, व्हाट इज मेंट बाय लाइट ईयर। ऐसा ना हो कि आप लाइट ईयर की वैल्यू लिख रहे हो तो फिर तो थोड़ी सी बात गलत हो जाएगी। आगे बेटा अब आपसे क्या कह रहा है? सवाल लास्ट वाला बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, अगर समझ में आ जाए, बच्चों को बहुत कम समझ में आता है बेटा। सवाल में अब आपसे कह रहा है द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑर्बिट ऑफ आवर सन अराउंड द ब्लैक होल इज 7.3 10 की पावर 15 सेकेंड। द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑर्बिट ऑफ आवर सन अराउंड द ब्लैक होल, लेट्स सपोज दिस इज द ब्लैक होल। ये ब्लैक होल है मेरे पास इस तरीके से, और इसके अराउंड जो हमारा सन है, जो इसके अराउंड हमारा सन है, ये सन इसके अराउंड ऑर्बिट कर रहा है इस तरीके से। इस तरीके से ऑर्बिट कर रहा है, जगह का मैं तो मैंने ऐसे बना दिया। इस तरीके से सन ऑर्बिट कर रहा है। इसको एक ऑर्बिट करने में जो टाइम लग रहा है वो अब आपको दे रहा है। टाइम की वैल्यू आपको कितनी दे रहा है बताइए? तो उसने कहा सर टाइम की वैल्यू दे रहा है 7.3 10 की पावर 15 सेकेंड्स। द डिस्टेंस फ्रॉम आवर सन टू द ब्लैक होल इज 26,000 लाइट ईयर। ये डिस्टेंस अब आपको दे रहा है, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस की वैल्यू दे रहा है 26,000 लाइट ईयर। और कैलकुलेट स्पीड ऑफ आवर सन, स्पीड अब आपसे मांग रहा है। देखो स्पीड का फॉर्मूला तो ये होता है, v इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन कैप, 2 पाई आर अपॉन टी या 2 पाई आर अपॉन कैपिटल टी। देखो टाइम तो हमें पता है, टाइम तो हमें दे रहा है, टाइम तो कोई मसला ही नहीं है। टू पता है, पाई पता है, मसला है आर नहीं पता, आर ये डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? देखो डिस्टेंस उसने दिया हुआ है, द डिस्टेंस फ्रॉम आवर सन टू द ब्लैक होल इज 26,000 लाइट ईयर। तो डिस्टेंस आपको दे रहा है 26,000 लाइट ईयर में, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने अब आपके सामने यहाँ पे लिख के दिखाया कि भाई डिस्टेंस हमें दे रहा है 26,000 लाइट ईयर। इसको कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि सबसे पहले तो लाइट ईयर लिखा हुआ है, लाइट की स्पीड से पहले मल्टीप्लाई कीजिए। लाइट की स्पीड कितनी दे रहा है? तो आप बोलेंगे सर लाइट की स्पीड दे रहा है 3 × 10⁻8। और टाइम दे रहा है आपको कितना? तो आप बोलेंगे सर टाइम दे रहा है 3.2 10⁻7, क्योंकि एक साल में जो टाइम होता है वो आपको बता रहे हैं ना, 1 ईयर। तो 1 ईयर का वो टाइम आपको दे रहा है। तो इसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या हो गया? मैंने क्या सिखाया आपको बेटा कि 26,000 आपको रेडियस दे रहा था, डिस्टेंस दे रहा था, पहले उसको आपने लाइट से मल्टीप्लाई किया, फिर आपने एयर से मल्टीप्लाई किया, तो ये लाइट एयर बन जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए बेटा आंसर कितना आ रहा है। थोड़ा सा मुश्किल कैलकुलेशन लग रही होगी, कैलकुलेटर बेटा बच्चों वाला काम हो जाएगा, कैलकुलेटर से सॉल्व करें आप। साइंटिफिक 26,000 मल्टीप्लाई बाय 3 एक्सपोनेंट 8 मल्टीप्लाई बाय 3.2 10⁻⁷ तो बहुत बड़ा आंसर आएगा बेटा। उस बहुत बड़े आंसर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिएगा 2.496 आ रहा है। 2.496 को राउंड ऑफ करेंगे तो 2.5 हो जाएगा, 10⁻20 ये इसका डिस्टेंस आ गया। अब आप इसमें बेटा सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आर की जगह पे आर की वैल्यू रख दीजिए। बेटा अब तो सवाल आपके लिए आसान है बेटा, 2 पाई आर की जगह पे कौन आएगा? तो 2.5 10⁻10 आएगा। नीचे टाइम दिया हुआ है बेटा, टाइम आपको दे रहा है 7.3 10⁻15। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए कैलकुलेटर में रख के, सिर्फ कैलकुलेटर में सॉल्व करना है बेटा। 2 × पाई की जगह 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2.5 सॉरी 10⁻20 था, मैंने गलत दिया, सॉरी बेटा। ये 10 नहीं है, 10⁻20 था, 10⁻20। और नीचे हो जाएगा मेरे पास 7.3 10⁻15। तो जैसे ही मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ बेटा, मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है 2.15। इसको डिफरेंट कलर से लिख देते वरना बड़ा कंफ्यूजिंग हो रही है। सवाल थोड़ी सी जगह कम थी और सवाल मुश्किल था, मैंने इसकी जगह थोड़ी सी कम कर दी। 2.1 और 10 की पावर आंसर आ रहा है 5। तो इसके करीब करीब आंसर आना चाहिए बेटा, आप अपने आंसर्स को मैच कर लीजिएगा। 2.1 10⁻5 मीटर पर सेकेंड, दिस विल बी योर आंसर। तो सवाल मुश्किल था, अगर समझ में आ गया तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा बेटा। ये रहा बेटा अब आपका ये लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इस पेपर का। क्वेश्चन नंबर 9 में अब आपसे क्या कह रहा है बेटा? अल्फा पार्टिकल आर समटाइम emitted फ्रॉम द न्यूक्लियर रेडियोएक्टिव एलिमेंट
दिस इमिशन इज बोथ रैंडम एंड स्पॉन्टेनियस। आपसे कह रहा है बेटा व्हाट इज मेंट बाय द स्पॉन्टेनियस इमिशन। स्पॉन्टेनियस इमिशन का मतलब क्या है? तो स्पॉन्टेनियस इमिशन का मतलब होता है कि जो एक्सटर्नल फैक्टर से इफेक्ट नहीं होता, मतलब जो प्रोसेस खुद ब खुद चलता है बेटा, उस प्रोसेस को आप बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। तो आप सिंपल सा आंसर लिखेंगे, विच कैन नॉट बी अफेक्टेड, विच कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स। आंसर आ जाएगा बेटा, ये देखिएगा, which cannot be affected by एक्सटर्नल फैक्टर। जो एक्सटर्नल फैक्टर से उसको फर्क नहीं पड़ता, तो ये अब आपके पास जो कहलाएगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आगे वाले सवाल का पार्ट पढ़ लेते बेटा। आगे वाले सवाल के पार्ट में क्या बोल रहा है अब आपसे? आगे उसने कहा हुआ है राइट आउट द डिस्क्राइब द कॉम्पोजिशन ऑफ द अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल में क्या क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर ये तो अब हमें याद है, इट कंसिस्ट ऑफ, इट कंसिस्ट ऑफ टू प्रोटॉन्स एंड टू न्यूट्रॉन, यानी इसमें दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये सिंपल सा आपने लिख के दिखा दिया। नीचे वाले सवाल में अब आपसे क्या कह रहा है बेटा? अल्फा पार्टिकल आर डिटेक्टेड यूजिंग द ट्रैक्स शोन इन द क्लाउड चैम्बर और बाय द स्पार्क्स प्रोड्यूस इन द स्पार्क काउंटर। उसे कहा डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ आइदर अ क्लाउड चैम्बर और द स्पार्क काउंटर। क्लाउड चैम्बर हमने पढ़ा नहीं है बेटा, हमने जो है वो स्पार्क काउंटर पढ़ा हुआ है। क्लाउड चैम्बर सिलेबस में हाईलाइटेड नहीं था, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब हमें जो है वो स्पार्क काउंटर को डिफाइन करना है। स्पार्क काउंटर की आपको पिक्चर भी बनानी होगी, इंक्लूड अ लेबल डायग्राम, डायग्राम आपको बनानी होगी। तो डायग्राम बनाने का तरीका क्या है बेटा? अब डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले तो एक बॉक्स आपको बनाना होगा इस तरीके से। बॉक्स बनाने के बाद फिर एक वायर ऐसे मौजूद होता था। फिर इसके ऊपर थोड़ा सा अजीब सा हो गया, इसको थोड़ा डिफरेंट, मैंने ऐसे नहीं बनवाया था आपको। ये वाली डायग्राम बेटा थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, तो मैं इसकी 2D डायग्राम ही बना देता हूँ, ताकि 2D डायग्राम से ही आपको आइडिया हो जाएगा। ये इस तरीके से इसमें आपने वायर गॉस बनाई थी, और वायर गॉस बनाने के बाद फिर यहाँ पे जो है वो एक नीचे एक वायर मौजूद होता था। होता क्या था बेटा कि आपका अल्फा पार्टिकल अगर एंटर होता था, तो अल्फा पार्टिकल इससे हिट करके आयनाइज होता था, और आयनाइज होने के बाद जो है वो एक स्पार्क प्रोड्यूस करता था। तो सिंपल सी डायग्राम मैंने बनाने की कोशिश तो की है बेटा, इतनी एक्यूरेट शायद मैं नहीं बना सका डायग्राम, लेकिन इसमें मैं पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकता हूँ कि ये आपके पास जो है वो वायर कॉज है, ये जो है वो आपका थिन वायर है। इस तरीके से मैंने वायर कॉज बना दिया, थिन वायर बना दिया। अच्छा, इसके दरम्यान में अब आप जो है वो वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, हाई वोल्टेज यूज होता है। तो ये कुछ चीज़ अब आप इसे पिक्चर में हाईलाइट करेंगे। डायग्राम शायद मेरी इतनी अच्छी ना बनी हुई हो, तो बेटा आप अपने वर्कबुक में से निकाल के देख लीजिएगा डायग्राम, और यहीं पे फिर आप जो है वो इसकी वर्किंग को भी हाईलाइट कर देंगे। इट प्रोड्यूसेस स्पार्क ड्यू टू द आयनाइजेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल की वजह से वो जो है वो स्पार्क प्रोड्यूस करता है। तो ये अब आपने डिफाइन कर दिया। आगे अब आपसे कह रहा है बेटा डिस्क्राइब हाउ द emission ऑफ अल्फा पार्टिकल इज शोन इज रैंडम इन द apparatus यू डिस्क्राइब इन C1। ये रैंडम क्यों है? तो अब आप मुझे बोलेंगे सर कभी स्पार्क ज्यादा हो रहे होंगे, कभी स्पार्क कम होंगे, तो आप क्या लिखेंगे आंसर? कि वेरिएशन इन द नंबर ऑफ स्पार्क्स, वेरिएशन इन द स्पार्क्स। आपके स्पार्क में वेरिएशन होगी, तो इसका मतलब जो है वो
प्रोसेस आपका रैंडम है। जबकि ये रहा बेटा अब आपके इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में अब आपसे क्या कह रहे हैं जरा देखते हैं। आपसे क्वेश्चन बेटा अब कहा गया है सवाल में, मैं हाईलाइट करूंगा इसमें। अ रेडिएटिव सोर्स प्रोड्यूसेस 120 ट्रैक्स इन 1 मिनट। 120 ट्रैक्स इन 1 मिनट, यानी आपको इनिशियल वैल्यू दे रहा है, ए नॉट दे रहा है। आगे आपसे कहा गया बेटा 6 आवर लेटर, 6 घंटे बाद, तो इसका मतलब ये टाइम इंटरवल टी दे रहा है, 6 घंटे बाद आपके ट्रैक्स कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं। दोस्त ने कहा सर 15 ट्रैक्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये उसकी फाइनल वैल्यू होगी, यानी इसका ये ए कहलाएगा। तो इनिशियल ए नॉट आपको दे रहा है 120, ए आपको दे रहा है बेटा 15। आपसे कह रहा है कैलकुलेट द हाफ लाइफ, हाफ लाइफ निकाल के दिखा दीजिए, टी हाफ निकालिए कि उसकी हाफ लाइफ कितनी होगी। अब आप मुझे बताइए बेटा इसको सॉल्व करने का तरीका ये है। सबसे पहले तो आप इसमें फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, 2 की पावर n इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन ए, शायद ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ बेटा। ए नॉट की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 120, ए की वैल्यू बेटा आपको दे रहा है 15। 120 और 15 को बेटा कैलकुलेटर की मदद से डिवाइड तो कीजिए, जरा बताइए कितना आंसर आ रहा है। तो आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 15, तो आंसर मेरे पास आ रहा है बेटा 8। यहाँ 2 की पावर n लिखा हुआ है, 8 बेटा बराबर होता है 2 की पावर 3 की, यानी 8 को जो है वो आप 2 की पावर 3 से लिख सकते हैं। तो आपने लिखा 2 की पावर 3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 3 आ रही है। अब याद है आपने इसमें न्यूक्लियर पे पढ़े ही दो फॉर्मूले जो मेन है। फिर आपके पास में एन का फॉर्मूला लगता था, एन का फॉर्मूला होता था आपके पास कि एन इज इक्वल टू टी अपॉन टी हाफ, शायद आपको याद आ जाए। एन इज इक्वल टू टी अपॉन टी हाफ। एन अब आपको कितना दे रहा है, तो आप बोलेंगे सर n3 दे रहा है। टाइम मुझे दे रहा था भाई, टाइम दे रहा था ना, टाइम 6 आवर्स दे रहा था, तो टाइम 6 दे रहा है। और टी हाफ मांग रहा है, टी हाफ ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास, टी हाफ इज इक्वल टू 6/3। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हाफ लाइफ की वैल्यू आ जाएगी कितने आवर्स, 2 आवर्स। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एंड दिस इज द एंड ऑफ द पेपर। जो आपने पेपर सॉल्व किया बेटा, मई जून 2024 वेरिएंट 2।